हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पूरन सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आइए साथियों, आज के सेशन पर हम सीखने वाले हैं सीजीपीएससी प्री 2024 जिसका एग्जाम आपका 9 फरवरी सन 2025 को हुआ है। उसमें सी सेट में पूछे गए जो सवाल हैं उन सभी सवालों के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पूरे एनालिसिस के साथ आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं। किस तरह से आपका सवाल बनाया जाएगा, कैसे आप इस चीजों को जल्दी से कर सकते थे और किस किस फील्ड से आपके सवाल इस प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं, सारे चीजों को हम इस एनालिसिस वाले वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहला सवाल। इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको पल पल के अपडेट मिलते रहे। तो आइए साथियों, सबसे पहला सवाल क्या हो रहा है आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपका पूछा गया था कि एक साधारण ब्याज से पूछा गया है एसआई से। साधारण ब्याज में क्या बताया गया है कि एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है। एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में कितना गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? इसको हम लोग आपको पढ़ाते हैं कि भाई 2 बार गुना शब्द दिया है, एक दिया है 2 गुना और एक दिया है 3 गुना। तो इस गुना वाले सवाल को हम बनाते हैं कुछ इस फॉर्मेट में, T2 अपॉन T1 इक्वल टू गुना 2 माइनस 1 अपॉन गुना 1 माइनस 1। इस फॉर्मेट पे रखेंगे, निकल जाएगा। गुना 2 क्या है आपका 3 गुना और गुना 1 क्या है 2 गुना। तो आइए T2 का वैल्यू क्या है, इसी को पूछा सवाल कितने साल में। पहले बार जब हमने सवाल पढ़ा तो 10 वर्ष T1 दे रखा है, तो हम T2 निकालेंगे तो T2 का अपॉन में हो जाएगा 10 बराबर में सेकेंड टाइम जो गुना लिखा है 3 गुना उसको माइनस 1 करेंगे, फर्स्ट टाइम जो गुना लिखा है 2 गुना उसको माइनस 1 करके नीचे रखेंगे। इसको हल करेंगे, आंसर मिल जाएगा अपने को। तो T2 अपॉन क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 3 में 1 कम हुआ तो क्या हो जाएगा 2/1। तो T2 का जो वैल्यू है वो कितने वर्ष हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। सेम एज इट इज सवाल हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था जब पीएससी प्री एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस सेट कराया था। तो उसी माध्यम से यहाँ पर सवाल आपके इसी पैटर्न पर बनाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से सवाल का जवाब दिया जाएगा। आइए सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल को देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, रीजनिंग में लिया गया है सवाल, आपका रैंकिंग से सवाल है। बोला गया है कि यदि शालू राखी से लंबी है, यदि शालू किससे लंबी है, राखी से लंबी है, यदि शालू राखी से लंबी है, ओके जी, किससे लंबी है, राखी से, तो हम क्या करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यहां पर जमाते हैं। ऊपर में जो है वो बड़ा होगा, नीचे होगा वो छोटा होगा, ठीक है। शालू राखी से लंबी है, राखी से लंबी हो जाएगी शालू, लेकिन प्रेरणा से छोटी है। शालू जो है वो किससे छोटी है, प्रेरणा से छोटी है। सवाल ने कहा राखी मेघना जितनी लंबी है, तो राखी के बराबर में क्या आ जाएगा, मेघना आ जाएगा। राखी मेघना जितनी लंबी है लेकिन कोमल से लंबी है। राखी जो है किससे लंबी है, कोमल से, तो कोमल राखी के नाम के नीचे आ जाएगा, ओके जी, कोमल से लंबी है। अच्छा, सवाल ने क्या पूछा, सवाल ने बोला है तो मेघना है, तो मेघना क्या है ऑप्शन से चेक करना है। शालू से बड़ी, शालू मेघना से तो बड़ी है, राखी से बड़ी है शालू, इसलिए मेघना से भी बड़ी है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। कोमल से छोटी है, कोमल से तो मेघना जो है बड़ी होगी, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। शालू जितनी लंबी, शालू के बराबर में तो लंबी है नहीं, क्योंकि राखी से लंबी शालू है और राखी और मेघना आपस में बराबर है, इसीलिए शालू जितनी लंबी भी गलत। शालू से छोटी, तो जाहिर सी बात है शालू से छोटी राखी है और राखी के एज की या लंबाई की मेघना है, तो शालू से छोटा कौन होगी, आपके मेघना होगी। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी। आइए सवाल क्रमांक अगला। ये सवाल गजब का सवाल है, घातांक आपका वर्गमूल घनमूल का सवाल है। ये पैटर्न के सवाल आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हमने कई बार आपको इस सवाल का डिस्क्रिप्शन भी बता दिया कि कैसा और किस तरह से बनता है। कोई सवाल है आपका रूट में 8 माइनस 4 रूट का 3। हम जानते हैं कि इस फॉर्मेट में यहां सामने जो है 2 का होना जरूरी है, यहां 4 रखा है, इसका मतलब है उस 4 में से 2 को बचाएंगे, 2 को अंदर भेजेंगे। तो आइए देखते हैं भाई, 8 माइनस 4 को हम 2 गुणा 2 कर सकते हैं, रूट में 3। अच्छा जी, यहां पर आगे करेंगे हम रूट में 8 माइनस 2 को रखेंगे और 2 को भेजेंगे रूट के अंदर। तो सामान्य सी बात है, कोई भी संख्या अगर रूट में अगर लिखी जाती है तो उसका स्क्वायर वैल्यू के साथ लिखा जाता है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 का मल्टीप्लाई अंदर जा रहा है, मतलब मल्टीप्लाई होगा 12 होगा, यहाँ पर 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए हमारा जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह से बन गया है कि 8 माइनस 2 रूट में 12। तो इस 8 को 2 हिस्से में ऐसे तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पर ये 12 आ जाए। तो 8 को 2 हिस्से में तोड़ेंगे, रूट 6
और रूट का 2। क्लियर हो गया। बीच में क्या चिन्ह है जी, 2 के सामने माइनस चिन्ह है, तो हम सवाल में माइनस का चिन्ह लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा जवाब, रूट में 6 माइनस रूट में 2। तो सवाल में रूट में 6 माइनस रूट में 2 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी पर लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या होगा, फाइनल जवाब हो जाएगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे अच्छे और मॉडरेट लेवल से पूछे गए थे, एकदम इजी भी नहीं है, सारे सवाल इजी नहीं है, कुछ सवाल इजी है, कुछ सवाल आपके मॉडरेट लेवल से हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं, ज्योमेट्री का सवाल है। ज्योमेट्री में सवाल आपके बेहतरीन सवाल आपके दो सवाल पूछे थे, दोनों बेहतरीन सवाल थे। इस सवाल में देखिए क्या करना है, यदि एबीसी एक वृत्त के 3 बिंदु हैं, एक वृत्त ले लेते हैं उसके 3 बिंदु है एबीसी, ठीक है जी। एबीसी एक वृत्त के 3 बिंदु है जिनका केंद्र ओ है, तो केंद्र ओ बना लिया हमने। डिटेल से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे सारे चीजों को, एकदम हड़बड़ी से नहीं पढ़ेंगे। देखिए बता रहा है कि कोण AOB, कोई एक ए बिंदु है और कोई एक बी बिंदु है। कोण AOB 90 डिग्री का एंगल है बता रहा है, ठीक है भाई। ये ए मान लेते हैं, ये ओ, तो ये बी, तो यहां से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ओके जी। सवाल ने आगे कहा BOC जो है वो 120 डिग्री है, तो ये बी पॉइंट है, तो BOC इधर ही खिंचाएगा, तो BOC जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री का होगा, तो यहां पर हमने दे दिया 120 डिग्री। ओके जी। और ये पॉइंट क्या कहलाया, सी पॉइंट कहलाया। BOC, एंगल BOC 120 डिग्री और एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री का दे रखा है। अब सवाल आपको ये पूछा जा रहा है कि भाई कोण का ABC बराबर किसके होगा, तो कोण ABC कौन है, तो ये A से लेकर B तक रेखा खींचेंगे और B से लेकर C तक रेखा खींचेंगे और C से लेकर A तक रेखा खींचेंगे, तो जो रेखा अपने को मिला ABBCCA वो हो गया ट्राइंगल, त्रिभुज। वो क्या बना दिया जी, त्रिभुज बना लिया। ये वाला कंप्लीट एंगल का मान क्या होगा, कोण ABC, ABC में बीच वाला जो नाम रहता है उसी कोण का मान देते हैं। ये कोण B का मान क्या होगा, कंप्लीट कोण B का मान। तो देखिए यहां पर ये बताइए, ये जो सर्कल बना हुआ है वो कंप्लीट रूप से 360 डिग्री पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसको 2 हिस्से में 90 और 120 के हिस्से में बांटा गया है। तो बचा वाला हिस्सा जो अंदर में पार्ट बना है वो कितना डिग्री का हो जाएगा, ये बचा वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा हमारा 120 और 90 जोड़ेंगे 210 और 360 से घटाएंगे तो 150 डिग्री का। तो अंदर वाला जो हिस्सा हो गया आपका, ये नाम था O, तो AOC का जो मान है वो हो गया 150 डिग्री। अब हमको मालूम है कि कोई भी आपका वृत्त होता है, ध्यान से समझिए, कोई भी वृत्त होता है उस पर केंद्र पर बना गया कोण परिधि पर बने गए कोण का दोगुना होता है। दैट मीन्स कोण AOC केंद्र पर बना गया कोण, ये इस चाप का मान है ना, ये ऐसा, ये AC एक चाप है, तो कोण AOC का जो मान होगा वो कोण ABC के 2 गुना के बराबर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा जी। कोण AOC का मान कितना है, 150, और कोण ABC को पूछा है उन्होंने, और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, तो कोण ABC का जो वैल्यू है वो हमारा निकल कर आएगा 75 डिग्री। 150 को 2 से डिवाइड करेंगे 75 डिग्री आएगा। सवाल का जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर हुआ चीजें, एकदम आसान और एकदम अच्छे तरीके से हमने इसको समझ लिया। क्लियर है जी। आइए अगला सवाल है हमारा, छोटी से छोटी संख्या जिसको 594 में जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। सवाल में बोला है पूर्ण वर्ग बन जाए। अब पूर्ण वर्ग बनाना है तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर ध्यान रखना है कि स्क्वायर नंबर मिल जाना चाहिए। तो 594 में मैं क्या जोड़ूं, x जोड़ता हूं तो वो क्या मिल जाए, पूर्ण स्क्वायर। अब देखिए जोड़ने पर पूर्ण स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब है आप आगे वाले नंबर का स्क्वायर खोजिए। 594 के आगे स्क्वायर नंबर कौन सा है, ये खोजिए। तो 594 के आगे स्क्वायर नंबर है 625, ये लीजिए जी। तो ये हो जाएगा x का मान 625 माइनस का 594, तो 625 में 594 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x का मान 31। सवाल में 31 का ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी पर है। आसान है, अच्छा सवाल है। ये सवाल आपके रेलवे वगैरह में भी पूछे गए हैं कई बार, ये आपका पीएससी में भी ये सवाल रिपीट हो गया, बहुत बढ़िया सवाल है। आइए अगला सवाल। अच्छा जी, सवाल जानने से पहले हम अपने ऑनलाइन के बारे में, ऑनलाइन कोर्स के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं। ऑनलाइन कोर्स हमारे यहाँ एकदम सस्ते रेट पर उपलब्ध है, साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग आप अच्छे लेवल से सीख पाएंगे। आपको सारे सवालों के कॉम्बिनेशन मिलेंगे,
साथ ही साथ हमारी जो क्लासेस है वो अगर फाउंडेशन बैच लेते हैं मैथ्स और रीजनिंग का तो वो 1099 पर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर केवल सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ्स रीजनिंग की आवश्यकता है तो वो 699 पर मिलेगा, 699। अगर ओनली रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो ओनली रीजनिंग आपको 500 रुपीज पे मिल रहा है, और अगर फाउंडेशन बैच केवल मैथ्स सीखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है हमारे यहाँ 699 पर। इसके साथ साथ सीजीपीएससी मेंस की भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है सीजीपीएससी मेंस के लिए। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए गूगल स्टोर पर जाइए और पूरा आंसर क्लासेस लिखिए, या तो फिर ये स्कैन आपको दिख रहा होगा तो वहां से आप स्कैन करके ले सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उस एप्लीकेशन को आप क्या करिए डाउनलोड कर सकते हैं वहां से डायरेक्ट जाकर। और जो भी नंबर आपको इंफॉर्मेशन और चाहिए इस नंबर पर कॉल करके आप एक बार जरूर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी खासियत है हमारे वीडियो की। क्या खासियत है? पहले चीज तो आप सॉल्यूशन करते हैं उसका पूरा वीडियो आपको मिलेगा, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी अपलोड किया जाएगा आपको वीडियो के साथ साथ, ताकि आप वीडियो नहीं देख पाए तो पीडीएफ को ही देखकर आप चीजों को समझ सकें। क्वेश्चंस के साथ पीडीएफ का जो सॉल्यूशन रहेगा, क्वेश्चन के साथ उसमें सॉल्यूशन भी लिखा रहेगा, ये एक फायदा है। दूसरा चीज, आपको ड्यूरेशन बहुत अच्छा दिया जा रहा है, सभी में आपको 1 ईयर का ड्यूरेशन मिल जाएगा। आपको सब इंस्पेक्टर में 6 मंथ का ड्यूरेशन है और ओनली रीजनिंग में 6 मंथ का ड्यूरेशन है। यदि आप कंप्लीट पैकेज लेते हैं फाउंडेशन बैच का, फाउंडेशन बैच मैथ्स और फाउंडेशन बैच मैथ्स और रीजनिंग दोनों का अगर लेते हैं तो 1 ईयर के वैलिडिटी के साथ इतने कम फीस पर आपको अवेलेबल कराई जा रही है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, सवाल अगला है हमारा, सवाल 7th नंबर सवाल है, और ये पूछा जा रहा है कि ये है आपका का न्याय से सवाल दिया गया है। बोला गया है कि सभी के सभी पेन जो है वो क्या है, चौक है। सभी के सभी पेन जो है वो क्या है, चौक है, और सभी कुर्सी चौक है। तो सभी पेन चौक है और सभी कुर्सी चौक है। तो यहां से ये बताइए हमें, देखिए इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है जी, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें लिखा गया है कि सभी के सभी पेन चौक हैं, तो ये पेन का डायग्राम हो गया, तो ये चौक का डायग्राम हो जाएगा। और सवाल ने आगे ये कहा सभी कुर्सियां चौक हैं, तो ये कुर्सी का डायग्राम हो जाएगा, और ये चौक सभी का है। अच्छा ये बताइए, सवाल में पेन और कुर्सी का कोई संबंध बतलाया? जी नहीं बतलाया, पेन और कुर्सी का कोई संबंध नहीं बतलाया। इसका मतलब पेन और कुर्सी से कोई सवाल पूछेगा तो हम कंफर्मली नहीं कह सकते कि हाँ है। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, कुछ पेन कुर्सियां हैं, कुछ पेन कुर्सियां हैं, कंफर्मली नहीं कह सकता है कि है कि नहीं। तो इसीलिए पहला निष्कर्ष जो है, पहला जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाता है हमारा, गलत। दूसरा कंक्लूजन क्या है, कुछ आपका चौक पेन है, कुछ चौक पेन है, तो कुछ चौक पेन है। देखिए ऊपर से नीचे कुछ लगाकर आते हैं डायग्राम में, तो वो सब के सब क्या होता है, सही होता है। तो कुछ चौक पेन है, बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर कंक्लूजन हमारा क्या हो रहा है, सही जवाब हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का जवाब था। ठीक है जी, आइए जी क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 4 स्कूलों के अभ्यर्थी गणित की परीक्षा में बैठे हैं। बढ़िया सवाल था, मस्त सवाल था, आपके औसत से लिया गया है। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, ओके। चलिए ध्यान से समझिएगा क्या क्या करते हैं। यहाँ पर औसत दे रखा है सवाल में 66, कितना दे रखा है आपको, 66 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 66। पदों का योग कैसे करेंगे, यहाँ पर संख्या दिया है 60 और उनका औसत है 75, तो औसत निकालेंगे, पदों का योग निकालते हैं तो औसत मल्टीप्लाई पदों की संख्या। इसका मतलब है पहले स्कूल के लिए 60 मल्टीप्लाई 75 प्लस दूसरे स्कूल के लिए 48 मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा, प्लस तीसरे स्कूल के लिए 55x होगा, और चौथे स्कूल के लिए 40 मल्टीप्लाई 50 होगा। ओके जी, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट योग। अब यहाँ पर पदों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, पदों की संख्या 40, 48 और 60 सबको जोड़ेंगे तो 148 प्लस का हो जाएगा x। यहाँ तक क्लियर। अब इनको गुणा करना है, सॉल्यूशन ले लेना है। देखो ध्यान से समझो, तो ये 66 का गुणा होगा 148 प्लस x से, 60 का गुणा 75 से होगा तो 75 छौक, ये हो जाएगा आपका 4500 प्लस इनको गुणा करते हैं तो 8 8 64 और 8 चौक 32 और 3 6 38 40 प्लस 55x तो जो कहते होगा प्लस का हो जाएगा 2000। 40 का 50 से गुणा करेंगे 2000। अच्छा नीचे में कुछ नहीं होगा क्योंकि तिरिया गुणा करके रख लिया हमने। 66 का 148 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइए समझते हैं। 66 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
देखो भाई 148 का पहाड़ा तो हमको याद नहीं है, तो हम 150 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 150 का पहाड़ा इसको पढ़ेंगे 6 बार में, तो 15 छक्के 90, 900 होगा। लेकिन 900 से कितना कम होगा? 12 कम होगा। 888 की 8 हाथ में आएगा 88, फिर 888 होगा, तो ये जुड़ कर क्या हो जाएगा? 8 8 6, 9 और 1 7, 9 और 8 17 के साथ हाथ में आएगा 1 8 और 1 9, 9768 प्लस 66x बराबर 4500, 38 40 और 2000 को जोड़ेंगे तो 4500 और 2000 कितना हो जाएगा? 6500। 6500 में 3000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9500। 9500 में 8 जोड़ देंगे तो ये 10340 हो जाएगी, 10340। ओके जी। प्लस का 55x अभी भी बचा हुआ है, ये 55x को ट्रांसफर करके इधर से ले आइए। 66 में घटेगा 55 तो 11x मिल जाएगा, और 10340 में आप घटाएंगे 9768 को। तो बताइए भाई 10 में 8 गया तो 2, फिर आपका 13 में 6 गया तो 7, फिर आपका 12 में 7 गया तो 12 में 7 जाएगा तो 5, उसके बाद कुछ नहीं। तो 11x इक्वल टू 572, तो x इक्वल टू होगा 11 पंची 55 और 11 दूनी 22। तो x का जो वैल्यू है, तीसरी स्कूल में जो आपका सवाल का जवाब पूछा गया है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 52। क्लियर हुआ? आइए अगला सवाल देखिए, गजब का सवाल है ये भी। बैठक व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट से लिया गया है। ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। कितने लोग हैं भाई? यहां पर सवाल में कितने लोग हैं? टोटल 6 लोग हैं। ओके जी, देखिए कैसे बनाते हैं ऐसे सवालों को। 1 2 3 4 5 6 लोगों का सिटिंग हमने बैठा दिया। सवाल ने कहा एस और जेड केंद्र में है, तो भाई एस और जेड केंद्र में है। भाई 6 लोग में केंद्र में बीच में 2 लोग होंगे, या तो यहां पर जेड होगा या तो यहां पर एस होगा। ओके, ए और पी छोर पर है, तो यहां पर अगर ए है तो यहां पर पी होगा, यदि यहां पर पी है तो यहां पर ए होगा। यहां तक क्लियर? क्योंकि छोर दोनों साइड से होंगे, बताया नहीं उन्होंने। आर ए के बाईं ओर बैठा है, अगर मैं ए को यहां से बैठाता हूं तो इसके लेफ्ट में आर को बैठने का जगह नहीं है, इसीलिए ए का स्थान यहां से हट जाएगा और यहां पर कौन स्थापित होगा? पी। यहां पर पी बैठेगा। अब यहां पर पी बैठ गया तो यहां पर ए का कंफर्म हो जाएगा नाम। ठीक है, अब ए यहां है तो ए के बगल में कौन है? बाएं साइड में आर है, तो ए के बाएं साइड में आर है। अब एक नाम जिसके बारे में जिक्र ही नहीं किया होगा सवाल, और वो है एक्स। यहां पर क्या है? एक्स। तो जो स्पेस खाली है उस पर आएगा एक्स। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि पी के दायां ओर कौन बैठा है? हु इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ पी? राइट में, पी के राइट में कौन है? तो पी के राइट में कौन है? एक्स है। सवाल का जवाब हो जाएगा यही आंसर है एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर दिया है? ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। गजब का सवाल, बढ़िया सवाल था ये। एक आदमी नाव को धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर 2 घंटे में और धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर 2 घंटे में चल सकता है। ये टाइप को हम बताते हैं ए बराबर होता है दूरी बटे समय, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। ए मतलब हम पूरा इसको डिटेल में बताते हैं। ए मतलब होता है अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल होगा, धारा के अनुकूल नाव की चाल होगा 10 किलोमीटर पर आवर। बी का मान क्या होगा? 4 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, मतलब 2 किलोमीटर पर आवर की दर से क्या होगा? धारा के प्रतिकूल नाव की चाल हो गई। अब वो सवाल पूछ रहा है आपको कि भाई स्थिर जल में नाव की चाल, एक्स का मान पूछ रहा है। एक्स बराबर होता है ए प्लस बी अपॉन 2। ए का वैल्यू कितना है? 10, बी का वैल्यू है 2 और बटे में 2। 12 को 2 से डिवाइड करोगे, एक्स का वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर सवाल का जवाब आ जाएगा। 6 किलोमीटर पर आवर सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर रखा गया है। इस तरह से सवाल का सॉल्यूशन किया जाएगा। आइए अगला सवाल, तुरंत कैसे कैसे ले रहे हैं। ये गजब सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। दोनों आरोही क्रमिक संख्याओं की श्रेणी है। एक है मेरे पास 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और दूसरा सीरीज है वो है मेरे पास 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब यहां से सवाल बोला है कि कौन से पद का मान समान होगा। दोनों का जो पद, कौन सा पद वाला जो मान है वो एक जैसे दिखेगा, ये सवाल पूछ रहा है। तो हम नहीं जानते भाई, चलिए देखते हैं। पहले तो यहां पर ये प्रथम पद है, तो ए बराबर हम A1 है, पहला सीरीज है तो A1 बराबर 63 रख देते हैं। ओके जी। D1 बराबर क्या होगा जी? तो D1 बराबर दूसरे पद में पहले पद को घटाने पर मिलता है, उसको रखते हैं। A1 हो गया, D1 हो गया। ओके, A2 D2 का वैल्यू क्या है? A2 का मान पहला पद होगा तो 3 हो गया, और D2 का जो वैल्यू होगा वो 10 में 3 घटाने पर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 7। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, इसके लिए क्या फार्मूला लगेगा? तो हम जानते हैं TN, अंतिम पद बराबर होता है A प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ये अंतिम पद का मान है। ये किसका मान है? अंतिम पद का मान है, ध्यान रखिएगा। ये सवाल आपके समांतर श्रेणी का ये क्या है? अंतिम पद का मान है। किसका मान है? ये अंतिम पद का। ये अंतिम पद का मान है। अंतिम पद के मान को हमने देखना है कि दोनों का जो अंतिम पद होगा एक समान हो जाएगा। मतलब यहां से जो अंतिम पद आएगा और यहां से जो अंतिम पद आएगा दोनों बराबर नजर आएगा। इसका मतलब है मैं tn1 इक्वल टू tn2 कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब ये हो जाएगा a1 प्लस n माइनस वन इंटू d1 बराबर a2 प्लस n माइनस वन इंटू d2। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि दो सीरीज है, दोनों सीरीज का अंतिम वाला पद जो है वो समान होगा, लेकिन पहला पद दोनों का अलग अलग है, डिफरेंस अलग अलग है ना, तो इसीलिए 1 2 प्रयोग किया हमने और हमने वैल्यू को यहां से लिख भी लिया है। चलिए a1 का मान क्या है? 63 प्लस n का मान दोनों समान है इसीलिए n1 n2 प्रयोग नहीं हुआ। d1 का मान कितना है? 2। a2 का वैल्यू कितना है? 3 और n माइनस वन, n का ही वैल्यू तो निकालना है और d2 का वैल्यू है 7। देखो ये सेकंड नंबर सीरीज काफी ज्यादा बढ़ रहा है और ये फर्स्ट नंबर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके ये दोनों का वैल्यू अगर समान होता है तो ये बतला देगा n का वैल्यू कौन सा समान होगा। अगर n का मान दशमलव में आएगा तो समान नहीं हो सकता, अगर n का मान सामान्य संख्यात्मक मान में आ गया पूर्ण संख्या में तो समान होगा। तो सवाल तो बोल रहे हैं समान होगा, इसका मतलब है यहाँ पर n का मान फिक्स आएगा, कोई पूर्ण संख्या है। चलिए भाई 3, अच्छा इसको ऐसा कर सकते हैं 3 को इधर भेज दीजिए और 2n माइनस वन को इधर भेज दीजिए, तो 63 में 3 गया तो क्या बचेगा? 60। 7n माइनस वन में 2n माइनस घट गया तो 5n माइनस वन बच जाएगा। सीधा सीधा घटा देंगे, डायरेक्ट सेम है। तो 5 के पहाड़ा से ये कितने बार में? 12 बार में, तो 12 बराबर n माइनस वन, तो n बराबर क्या हो रहा है? 12 प्लस 1 13। n बराबर क्या हो रहा है? 13। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी पर मिल रहा है। गजब सवाल था, बढ़िया सवाल था ये। आइए अगला सवाल है हमारा, आपका एलसीएम एचसीएफ से लिया गया सवाल है, मजेदार सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक सेमिनार में अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में प्रतिभागियों की संख्या 45, 75 और 135 है। उन्हें समायोजित करने के लिए आवश्यक कमरों की संख्या क्या होगी यदि प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या और भाषा क्या है? समान है। तो देखिए जब समान वाली बात आती है, समान अगर हिसाब से बांटेंगे हम किसी वस्तुओं को, किसी भी चीजों को, तो हम वहां पर हम हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। तो सवाल में एचसीएफ निकालेंगे तो सवाल का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? तो देखिए हम एचसीएफ निकालेंगे 45, 75 और 135 का एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? एचसीएफ। समान रूप से डिवाइड करना है तो हमेशा एचसीएफ निकलेगा, तो एचसीएफ हो जाएगा आपका कितना? 15। 45, 75 और 135 का एचसीएफ कितना होगा? 15। अब एक कमरे में 15 हम रख सकते हैं संख्या को, किसी भी अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत वाले के लिए। तो हम देखिए अंग्रेजी के लिए 45 लोग हैं और हमारे पास क्या है? 15 एक कमरे में है, मतलब 3 कमरे लगेंगे इसके लिए। अच्छा जी, 75 हमारे पास उर्दू वाले हैं और एक 15 एचसीएफ आए एक कमरे में 15 के लिए, तो ये 5 रखेंगे हम, 5 कमरे इन लोगों के लिए। और वैसे ही हमारे पास संस्कृत के लिए 135 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 निया 135, तो यहाँ पर 3, 5 और 9 कमरे लगेंगे। टोटल मिला के इसी को पूछा है कुल कमरे की आवश्यकता कितनी है, तो 5, 9 और 13 को जोड़ देंगे, 9, 5, 14, 14 और 3 17 सवाल का जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए पर है। गजब सवाल था, बढ़िया सवाल था ये। ऐसे प्रैक्टिस सेट में हमने कई सारे सवाल आपके लिए कराए हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट में जो कराए गए थे सवाल, उसी से संबंधित आपके सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पर शंकु और क्या बोला गया है? गोला। शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया, इसका मतलब है दोनों का वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? समान होगा। शंकु को पिघलाकर क्या बनाया गया? गोला। देखिए सवाल में शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया है, तो जिसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या क्या है? भाई जब भी कोई दो वस्तु को पिघलाते हैं हम दोनों का क्या रखते हैं? आयतन समान रखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलिए अब ये शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 और 4/3 पाई r2 का क्यूब।
अब देखिए R1 R2 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है, और h जो है वो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पर हाइट होता है शंकु में, गोले में हाइट का नाम नहीं होता, हाइट जो है वो ऊंचाई का त्रिज्या का काम करता है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सवाल में शंकु का त्रिज्या दिया 2.1, तो 2.1 को 2 बार लिखूंगा मैं क्योंकि स्क्वायर लगा है, और ऊंचाई है 8.4 सेंटीमीटर में। अच्छा जी, यहाँ पर क्या बचा 4 मल्टीप्लाई R2 का क्यूब, क्योंकि R2 का मान तो पूछा है उन्होंने ना, गोले की त्रिज्या। तो देखिए ये है आपका क्या दिया है जी, और कुछ दिया है क्या, पिघलाकर कुछ नहीं दिया है, तो सीधा सीधा सेंटीमीटर निकालते हैं। 4 एकम 4 और 2.1, 8.4 को 4 से डिवाइड करूंगा 2.1 आएगा। ठीक है जी, ठीक है, 2.1 2.1 2.1 तीन बार है, तो R2 का क्यूब बराबर 2.1 का क्यूब हो जाएगा इधर, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, R2 का जो वैल्यू है वो 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये सवाल का जवाब हो जाएगा। गोले की जो त्रिज्या होगी 2.1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करते रहिए और कमेंट जरूर करिए कैसा लग रहा है आपको सॉल्यूशन, और कुछ आपको आवश्यकता है तो जरूर बताइए। सारे आपके चीजों को हम यहाँ पर सॉल्यूशन करके रखने वाले हैं। सवाल बोल रहा है 6 मित्र हैं ABCDE और F, प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। C ने A और E से अधिक अंक प्राप्त किए। ये भी आपका कहीं ना कहीं सीटिंग अरेंजमेंट टाइप का ही है। चलिए देखते हैं कितने मित्र हैं भाई, 6 मित्र हैं। सवाल में क्या बोला है, D ने केवल B से कम अंक प्राप्त किए हैं। इसका मतलब है B सबसे ऊपर होगा और इसी के नीचे D होगा। कितने लोग हैं यहाँ पर, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, और 6 का ऑर्डर जो है वो हम ऊपर नीचे लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है जी, चलिए ऊपर नीचे इसलिए लिख रहे हैं, जो ज्यादा नंबर पाया ऊपर, जो कम नंबर पाया वो नीचे। ठीक है, कौन कितना नंबर पाया ये भी डिस्क्रिप्शन में बताया गया, ध्यान से समझिएगा। बढ़िया सवाल था ये। सवाल में बोला गया है कि C ने A और E से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ओके, D ने केवल B से कम प्राप्त किए, मतलब B ऊपर होगा D नीचे होगा, क्योंकि D B से ही बस कम है। जिसने अधिकतम से तीसरे स्थान पर अंक प्राप्त किए हैं वो 81 है, तो ऊपर से तीसरा नंबर पर यही है और यही 81 अंक प्राप्त किए हैं। अब सवाल ने बोल रहा है E ने 62 अंक प्राप्त किए हैं। E ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किया है, सबसे कम अंक प्राप्त E ने नहीं किया है बोला है ना। D ने केवल B से कम अंक प्राप्त किया है, E ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किया है। ठीक है जी, E ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, तो देखो E ने 62 अंक प्राप्त किए हैं। ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में नंबर्स को भी यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है। 61 नंबर वाला सबसे कम है, 61 नंबर, और E बता रहा है 62 पाया है। इसका मतलब है 61 तो 62 E का होगा, सेकंड नंबर नीचे से, और ये 62 नंबर पाएगा। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद बोल रहा है C संभवतः अंक कितना पाएगा बोल रहा है। अच्छा, जिसने अधिकतम से तीसरे स्थान पर अंक प्राप्त किया है उसने 81 अंक प्राप्त किया। ओके, ये लाइन देखो डिसाइडर लाइन है। C ने A और E से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो E से अधिक अंक प्राप्त किया है, तो यहां हो सकता है C और यहां हो सकता है A। ठीक है, अच्छा अगर मैं ध्यान रखूं D ने केवल B से, ओके जी, E ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किया है, जिसने अधिकतम से तीसरे स्थान पर अंक प्राप्त किया है उसने 81 नंबर पाया है और E ने 62 नंबर पाया है। C संभवतः क्या पाएगा, तो देखिए C ने संभवतः अगर 81 पाता, सवाल में तो दिया नहीं है कि C का पोजीशन क्या है, C अगर 81 पाता तो 81 ऑप्शन में होता, मतलब C 81 नंबर नहीं पा रहा है। इसका मतलब है C का यही पोजीशन राइट पोजीशन बैठ रहा है और A का राइट पोजीशन ये हो रहा है, तो 61 62। उसके बाद देखो नंबर में कौन सा है, यहाँ पर 70 नंबर है। उसके बाद क्या है 81, फिर 86 नंबर वाला ये हो जाएगा, और 86 के बाद क्या होगा 94 वाला नंबर ये होगा, तो ये 94 अंक आ जाएगा। तो इस तरह से संभवतः C को कितना नंबर पा रहा है, 70 नंबर। ऑप्शन नंबर कहां पर है, A पर है, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, बढ़िया सवाल था ये भी, आपके बीजगणित से सवाल दिया गया है कि यदि x - 1 4x स्क्वायर क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है माइनस 4x प्लस k का क्या है, एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब है जब मैं x - 1 से इस समीकरण को भाग दूंगा ना तो शेषफल 0 आएगा। अब शेषफल 0 आएगा, इसका मतलब है शेषफल थ्योरम के माध्यम से जो भाजक होता है, शेषफल क्या आएगा इसका 0।
तो जो भाजक होता है, भाजक बराबर हम शेषफल थ्योरम के बराबर में क्या लेते हैं, 0। मतलब भाजक है हमारा x माइनस 1 मतलब 0। x बराबर क्या रख के देखेंगे, 1 रख के देखेंगे, और शेषफल इनका क्या होगा, 0 होगा। तो k का मान यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। तो x का मान 1 रखेंगे तो 1 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k बराबर क्या होगा, 0। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू जो आ रहा है माइनस का 3 आएगा। कितना आएगा जी, माइनस का 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। यहाँ पर हमने क्या कहा कि जब कोई संख्या किसी का गुणनखंड होता है, इस इक्वेशन का गुणनखंड है x माइनस 1, इसका मतलब है x माइनस 1 से मैं इस इक्वेशन को भाग दूंगा तो शेषफल 0 आएगा। शेषफल 0 आएगा तो पूरे समीकरण का मान 0 के बराबर होगा, क्योंकि शेषफल रिमाइंडर बताता है। अब रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जिससे हम भाग देते हैं, अगर शेषफल कुछ आ ही नहीं है तो 0 हो गया। अब शेषफल कुछ आता ही नहीं है तो भाजक बराबर 0 लेकर माना जाता है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल अगला, ये भी गजब सवाल था, बढ़िया सवाल था। आइए इसको बढ़िया तरीके से हम समझाते हैं आपको। इस सवाल में आपको बोला गया है कि दी गई आकृति में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की है। त्रिज्या जो है कितने सेंटीमीटर की है भाई, 7 सेंटीमीटर की है। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने डाटा और कुछ कुछ भरे हैं, उसको आइए यहाँ पर डिटेल से आपको समझाते हैं। बढ़िया बढ़िया सवाल रखा गया है। ये केंद्र बिंदु है। अब सवाल ने बोला है कि यहां से यहां तक आने ये और आपका ये डाटा आपको सवाल में दे रखा है। ये 25 डिग्री का है, ये आपका 35 डिग्री है, और ये आपका बी है, ये ए है, ये सी है। सवाल में इस नाम को ओ नाम दिया है, बीच केंद्र को। अब देखिए ये 7 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का। ये भी 7 सेंटीमीटर का है। अच्छा जी, देखो आपको इस तरह के सवाल भी आपके पेपर में करवाए गए हैं, क्षेत्रफल निकालने वाला। ये वाला डिग्री अगर निकल जाएगा ना, AOC का मान, तो मेरा सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर अगर हम B का मान निकालना चाहें तो B का मान क्या होगा। इस B का मान को निकालने के लिए हमने एक रेखा बनाया, O से लेकर B तक को मिलाया। तो ये O से लेकर B तक भी क्या है, एक रेडियस का काम कर रहा है। ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। कितना सेंटीमीटर होगा, 7। अच्छा जी, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब है BOC त्रिभुज में देखो, ये दोनों समान हो गए, द्विबाहु त्रिभुज हो गया, आइसोस्केलेन ट्रायंगल हो गया। तो ये 35 है, तो ये हिस्सा भी 35 होगा इसका। ओके जी। अच्छा, ये 7 सेंटीमीटर AOB में देखो, ये 7 है, इसका मतलब है ये वाला जो एंगल है वो 25 डिग्री होगा। क्लियर हो गया। अब ये 25 डिग्री, ये 35 डिग्री, तो टोटल बी डिसाइड हो जाएगा। तो कोण ABC बराबर क्या हो रहा है, 25 प्लस में 35। 25 प्लस में 35 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री हो गया। एक सवाल और इसी संदर्भ से आपके पेपर में पूछा गया है, जब कोई भी चाप है, ये एक चाप है मान लेता हूं AC, केंद्र पर बनाया गया कोण और परिधि पर बनाया गया कोण। केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाया गया कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो कोण AOC का जो मान होगा 2 गुना कोण ABC होगा। तो 60 दूनी क्या हो जाएगा जी, 120 डिग्री। कोण ADC बराबर 120। ये वाला जो एंगल आपको नजर आ रहा है ना, वो 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री हो गया, तो इसके लिए जो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है वो बहुत इजी है। तो हम निकालेंगे चित्र किसका जी, AOCD बोला है, यहां पर D रेखा बनाया है ना, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। AOCD का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगेगा। क्या सूत्र लगता है, θ/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर, यही लगेगा। r का मान तो दे ही दिया है, थीटा का मान निकल गया 120, ये हो जाएगा 120/360 मल्टीप्लाई 7 और पाई का मान होगा 22/7। इतना होगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 120 के पहाड़ा से 3 बार में 360 कैंसिल हो जाएगा, 22 सत्ते हो जाएगा 154 बटे में हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। क्लियर हो गया जी। आइए अगला सवाल, बढ़िया सवाल था, ये सवाल था गजब का। आइए एक सवाल आपका लॉजिकली रीजनिंग के तहत दिया गया, हालांकि इसको गणित में शामिल किया जाएगा, लेकिन रीजनिंग के तहत लॉजिकली दिया गया है। इसमें लिखा गया है 246 को अगर हम स्टार करके 2 करके बराबर में 6 लेते हैं, इसका क्या मतलब है, स्टार का मतलब यहाँ पर भाग का चिन्ह हो रहा है, मतलब 246 कैसे कैसे हो रहा है ध्यान से देखना एक बार। 246 स्टार 2 का मतलब है 6। क्या मतलब है भाई इनका, फिर समझते हैं।
246 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आता है 1 2 3। अब इस 1 2 3 में 1 + 2 + 3 करने पर मुझे मिलेगा 6। मतलब अंकीय योग डिजिट सम करने पर मिलता है, डिजिट सम करने पर उसका कोडिंग मिल रहा है। ठीक है जी। अच्छा, वैसे ही ये हो गया पहला आपका कॉन्सेप्ट में, ये हो गया आपका 246 के लिए। उसी प्रकार आपको बोला गया है कि 870 स्टार है 3, इसके मतलब में 11 लिखा गया है। इसका दैट मीन्स है ये है कि 870 को 3 से डिवाइड करूंगा, दूनी और 3 निया 29 बार में। ठीक है, अब इस 29 के लिए क्या करेंगे, 2 + 9 + 0 करेंगे तो 9 और 2 क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। 11 लिखा गया है, इसको देखो। तो ऐसे ही हम 735 को स्टार 5 है सवाल में, 735 स्टार में 5 है, तो इसको क्या लिखेंगे, सवाल ने पूछा है तो हम सीधा सीधा करेंगे। 735 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा जी, 5 एकम 5, बचा 2 और 3 23, 5 चौक 20, 3 बचा 5 7, 5 सत्ते 35। तो हम क्या करेंगे, 1 + 4 + 7, 7 4 11 और 1 12। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, डी पर दे रखा है। गजब सवाल था, बढ़िया सवाल था। आइए अगला सवाल, आपका ट्राइंगल गिनना है। क्या गिनना है जी, ट्राइंगल गिनना है। चलिए भाई ट्राइंगल गिनते हैं। सिंगल ट्राइंगल पहले, फिर डबल ट्राइंगल, फिर ट्रिपल ट्राइंगल, ऐसे करके गिनिए, जल्दी होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आपको फंसा कर दे रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं धीरे धीरे। ये एक ट्राइंगल, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सिंगल ट्राइंगल 10 हो गए। तो 10 सिंगल ट्राइंगल, ओके जी। प्लस आगे देखते हैं डबल ट्राइंगल क्या क्या बनते हैं। अब हम पेन चलाना शुरू करते हैं, ध्यान रखिएगा, कलरफुल पेन का प्रयोग कर लेते हैं। यहां से 3 और 4 एक बन गया, ओके जी, ठीक है। उसके बाद आइए आगे चलते हैं, 5 और 3 एक बन गया, 2, ठीक है जी, ठीक है, ओके। उसके बाद इधर से 9 और 10 एक बन गया, 9 और 11 एक बन जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया आपका, कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 और जुड़ जाएगा। अच्छा, आगे आइए, दो डायग्राम वाले और ट्राइंगल तो नहीं बन रहे हैं कहीं, एक बारी चेक कर लेते हैं फिर से। दो डायग्राम वाले इतने ही बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब 3 डायग्राम वाला कोई बन रहा है क्या, 3 डायग्राम वाला देख लेते हैं। 3 डायग्राम से कोई ट्राइंगल बन रहा हो तो, ये एक डायग्राम बन रहा है आपका 4 वालों को लेकर, 3 वालों से तो नहीं दिख रहा है। ये एक डायग्राम, 2 और ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और देखिए, इसका आंसर मेरे ख्याल से विलोपित करेगा ये, क्योंकि आंसर में आपका कितना आ रहा है, 14 और 2 16 ही आ रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कंप्लीट नहीं बता रहा है कि कितने ट्राइंगल यूज किए गए हैं। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से यहाँ पर 16 आ रहा है। हो सकता है ये सवाल विलोपित किया जाए, क्योंकि हमने जब काउंटिंग किया है तो इतना ही मिला, उसके अलावा और एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ मिल नहीं रहा है। आइए चलते हैं अगला सवाल। आइए, अगला सवाल है हमारा, एक छात्र अपने घर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ध्यान रखेंगे, देरी पहले देरी वाला टाइप है। हमने कई सवाल आपको यहाँ पर बताए हैं। यदि उनकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करिए। दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल, तो 4 से जाता है और 5 से जाता है, और चालों का अंतर 5 - 4। समय को क्या करते, ध्यान रखना, यहाँ पर समय 5 मिनट देरी दिया है और 10 मिनट पहले दिया है, तो दोनों समय का डिफरेंस देखते हैं। पहले है 10 मिनट पहले और 5 मिनट देरी, मतलब दोनों समय का डिफरेंस है 15 मिनट का, दोनों जुड़ जाएगा। देरी पहले देरी में जब अलग अलग नाम होता है दोनों जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या जी, 15। अब 15 बटे क्या करेंगे, 60, आवर में बदलने के लिए 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 से 4 कैंसिल, 5 में 4 गया तो 1 बचेगा, तो 5 किलोमीटर आंसर हो जाएगा आपका सवाल का जवाब। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी पर मिल रहा है 5 किलोमीटर। बहुत छोटा सवाल सॉल्यूशन था। आइए, एक परिवार में पति पत्नी और 3 बेटे, देखिए क्या क्या है भाई, पति है, पत्नी है, पति है और क्या है, पत्नी है, ठीक है। इनके क्या है भाई,
3 सुपुत्र हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन है। बेटा, बेटा और बेटा, 3 बेटा है, चौथा और पांचवा ये क्या है, बेटी है। ओके जी। और सवाल ने कहा है और 3 बेटों की 3 पत्नियां और हैं, तो इनकी पत्नी एक, इनकी पत्नी एक, इनकी पत्नी एक, तो पत्नी, पत्नी और पत्नी, ये हो गया सवाल में जो बताया है। और पूछा है परिवार में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए भाई परिवार में महिलाएं कितने हैं, यहां से देखिए पत्नी 1 महिला, 2 महिला, 3 बेटी, 4 बेटी, 5 और यहाँ पर पत्नी, पति के पत्नी है 6। 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन में हम क्या टिक करेंगे भाई, ऑप्शन में हम टिक कर देंगे 6, यहाँ पर महिलाओं की संख्या है। आपका सीरीज में सवाल लिया गया है, सीरीज का ये सवाल है। सीरीज का सवाल है, देखिए क्या बोलता है, P, देखिए बहुत इजी सवाल है, ये सवाल हमने आपको करवाए भी हैं कई सारे। PRSTWY XBE BGK और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, सवाल पूछ रहे हैं। P का क्रमांक 16, P का क्रमांक कितना होता है जी 16, T का क्रमांक 20, ये 16 है, ये 20, ये X का 24, B का 2, तो देखिए इसमें 4 बढ़ा रहा है, इसका मतलब है 4 इसमें बढ़ा देंगे 6 आएगा। 6 में कौन आता है, F। अब देखिए F की जो शुरुआत हो रही है ऑप्शन नहीं हो सकता, जिसमें F की शुरुआत नहीं हो रही है वो ऑप्शन नहीं हो सकता। FLQ FLP, अब LL दोनों में है तो L तो आना कंफर्म है, बीच वाले को चेक नहीं करेंगे, लास्ट को चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो भाई 19 25 2 5 11, तो अगला क्या होगा 17, और 17 में कौन आता है Q, तो FLQ सवाल का जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए पर दे रखा है। बीच वाले को चेक करने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि 2 ऑप्शन में मिल गया था, बाकी चेक करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये होगा 18, ये होगा 23, ये होगा 2, ये होगा 7, तो ये होगा आपका 12, क्योंकि इसमें 5 बढ़ा रहा है, पहले में 4 दूसरे में 5 और तीसरे में 6 इंक्रीज किया जा रहा है लेटर को। आइए, आपको बिना पूर्व सूचना के लंबी छुट्टी लेने के कारण कंपनी से बर्खास्त कर दिया जाता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। आप अपना त्याग पत्र दे देंगे, बर्खास्तगी के विषय में उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, अधिकारियों से पुनर्विचार के बाद आखिरी अवसर देने का अनुरोध करेंगे, बर्खास्तगी वापसी लिए जाने तक भूख हड़ताल पर रहेंगे। तो भूख हड़ताल पर रहना तो उचित नहीं है। ठीक है जी, आपको बिना पूर्व सूचना के लंबी छुट्टी लेने के कारण कंपनी, अब ले लिया है कारण तो कंपनी ने आपको बर्खास्त किया, तो जाहिर सी बात है आप वहां क्या करोगे, अधिकारियों से पुनर्विचार के बाद आखिरी अवसर देने का अनुरोध जरूर करोगे एक बार। ठीक है जी, आइए अगला सवाल। यह सवाल बढ़िया सवाल था। कावेरी को उन्होंने लिखा है, कावेरी को उन्होंने लिखा है VAKIRE। देखिए V का क्रमांक आपको क्या बतला रहा है, यहां से V ऐसे लिखा गया है क्रॉस करके, 3 लेटर का क्या बनाया है, समूह बनाया है, जिसमें पहला को तीसरा, तीसरा को पहला और बीच वाले को बीच में ही रखा है। सेम हम मैसूर के लिए प्रयोग करेंगे, MYSORE। देखिए S M और Y, E O और R, सेम प्रोसीजर से S Y ज्यों कहते हो, M को यहाँ पर रखेंगे, E यहाँ होगा, R ज्यों कहते होगा और वो यहाँ होगा। SYMERO नहीं है तो ऑप्शन में क्या टिक होगा, ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा जी, आइए अगला सवाल है हमारा। देखिए 3 किसानों के पास क्रमशः 490 केजी, 588 केजी और 882 केजी चावल है। एक बोरे की अधिकतम क्षमता क्या होगी ताकि सभी चावल समान भार के साथ बोरों में भरे जा सके। समान भार क्या बोल रहा है सवाल में, समान भार, सवाल में बोला जा रहा है समान भार के साथ हम क्या करेंगे, बोरे में भरेंगे। कभी भी समान वाली बात कहती है, हम हमेशा सवाल का निकालते हैं HCF। ठीक है, समान क्रमिक क्रम में लगाएंगे, समान बांटेंगे, है ना, बराबर बराबर हिस्से में बांटेंगे, इन सभी सवालों का हम क्या निकालते हैं, HCF। तो सवाल में हम 490, 588 और 820 का क्या निकालेंगे, HCF।
अब ये बताइए जी, HCF निकालेंगे मतलब उभयनिष्ठ होता है, ठीक है जी। अब ये बताइए, इनसे 200 उभयनिष्ठ ले सकता हूं क्या मैं? 200 के पहाड़ा में तो आते ही नहीं है, तो उभयनिष्ठ कहां से निकलेगा? 290 ले सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं ले सकता। 350 उभयनिष्ठ ले सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं ले सकता। सवाल का जवाब HCF निकालेंगे, सीधा सीधा 98 आंसर आ जाएगा। 98 हमारा जवाब हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं चीजों को। आइए, ये सवाल नंबर सिस्टम से लिया गया है, बढ़िया सवाल है। किसी संख्या को 32 से डिवाइड किया जाता है तो शेष फल 29 मिलता है, तो उसी संख्या को अगर 8 से डिवाइड करेंगे, 32 से डिवाइड किया तो 29 मिला। अब 29 मिल गया शेष फल, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? तो जो दिया गया शेष फल है उसी को हम भाजक से डिवाइड कर देते हैं। अंतिम भाजक दिया गया शेष फल हमारा है 29 और हमारा भाजक है 8, इसी से भाग कर देंगे, शेष फल ले लेंगे। तो 8 या 24, शेष फल कितना आ जाएगा? शेष फल 5 आ जाएगा। और यही सवाल का जवाब है। ये सारे सवाल आपके कई बार आपके पेपर को बहुत सारे पूछे गए हैं। आइए, एक सवाल और है। PQRS T और U 6 व्यक्ति एक नाव में एक साथ यात्रा कर रहे हैं। उनमें से QR और T महिलाएं हैं, शेष पुरुष हैं। PQR और T सभी शाकाहारी और मांसाहारी, केवल Q, T और V को तैराकी आती है। ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी, पुरुष, महिला और तैराकी, इतने सारे चीजों का क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन बनेगा। चलिए हम लिख लेते हैं पहले तो PQRS T और U टेबल के माध्यम से बनाएंगे, जल्दी बनेगा चीजें। ठीक है जी, पजल टाइप का सवाल है, जो कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ खास नहीं है, लेकिन चीजों को समझना पड़ेगा। आपको बोला है मेल और फीमेल के बारे में बात हुआ है। किसके बारे में बात हुआ है जी? मेल और फीमेल के। तो ये टेबल है मेल और फीमेल का। ओके जी, ठीक है, ठीक है। आइए, ये टेबल मेल फीमेल का बना दिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि शाकाहारी, वेजिटेरियन और एक है नॉन वेज। ठीक है भाई, अच्छा। और क्या बोला है? तैराकी, स्विमर है ना, स्विम करता है, उसको हम स्विम करका एक टेबल बना देंगे। ठीक है जी, अच्छा। सवाल ने क्या कहा है? उनमें से 3 QR और T महिलाएं हैं। जो महिला है उनको हम F लिखेंगे, महिलाएं हैं। QR और T, QR और T महिलाएं हैं। ओके। शेष पुरुष है, तो ये शेष मेल है, मेल, मेल और मेल। भाई 6 लोगों में 3 लोग महिला है तो 3 पुरुष हो जाएंगे। अच्छा जी। Q, P, R और T वेजिटेरियन, वेजिटेरियन P है, Q भी है, R भी है और T है। ठीक है। केवल Q, T और U तैराकी आती है। तैराकी किसको आता है? स्विम। केवल किसको किसको आता है? केवल शब्द ध्यान रखिएगा, Q, T और U को। Q कहाँ है भाई? Q को तैराकी आता है, T को तैराकी आता है और U को तैराकी आता है। Q, T और U को तैराकी आता है। ठीक है जी। वह मांसाहारी पुरुष जो तैराकी नहीं जानता। सवाल में यह बोला जा रहा है कि वह मांसाहारी पुरुष जो तैराकी नहीं जानता। अब तैराकी कौन कौन नहीं जानता? ये नहीं जानता, ये नहीं जानता और ये नहीं जानता। इनमें से देखो, एक तो फीमेल हो गई तो इसका नाम तो हट जाएगा R। ठीक है जी। अच्छा, ये मेल है और ये मेल है। सवाल ने बोला है वह मांसाहारी पुरुष जो तैराकी नहीं जानता। तो भैया P तो मेरा वेजिटेरियन है ना, P वेजिटेरियन है। अब हमारा क्या हो जाएगा भाई? एक बच गया हमारे पास, क्या? S। S के बारे में नॉन वेज है कि वेज है नहीं बोला है, तो इसको हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? S होगा। इस सवाल का जवाब क्या होगा जी? S होगा। इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आ जाइए। ये है औसत से लिया गया सवाल, बढ़िया सवाल था। सवाल बोल रहा है ABCD, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, इन सबको जोड़ता हूं तो 28 औसत है, तो 28 मल्टीप्लाई 5 140 मिल जाएगा। ओके जी। बोला है ACE, A प्लस C प्लस E को जोड़ता हूं तो इनका औसत माध्य है 24, तो 24 मल्टीप्लाई 3, तो 24 दिया कितना होगा? 72। ठीक है जी। सवाल ने बोला है कि इनका क्या निकालिए? कंप्लीट। जो शेष 2 बचे B और D है उसका माध्य क्या होगा? उनका औसत निकालना है। माध्य मतलब होता है औसत। ठीक है जी।
अच्छा, इन दोनों समीकरण को घटा दे क्या, तो ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, बी प्लस डी बराबर मिलेगा। इनको घटाए हैं, 140 में 72 घट जाएगा, तो 140 में 72 घट जाएगा तो 28 इसका, 60 उसका, 40 उसका, तो 28 और 40 68 हो जाएगा। तो बी और डी का जो औसत है, औसत योग तो आ गया 68, तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, 68/2। क्या हो जाएगा सवाल का जवाब 34, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी पर है। अच्छा जी, आइए नेक्स्ट, ये है आपका क्या, गणितीय संक्रिया से लिया गया सवाल। किससे लिया गया सवाल है, गणितीय संक्रिया से लिया गया सवाल। ये बोला भी था जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट बताया था, तो यहां से एक सवाल जो है गणितीय संक्रिया से आता है। तो आइए देखते हैं, प्लस का अर्थ गुणा, ऐसे सवालों में ऑप्शन से बनाना ज्यादा उचित है, और ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन बनाना भी ज्यादा उचित है। देखते हैं भाई, 18 + 6 - 4 गुणा में 2 भाग में 3 बराबर 26 मिल जाता है क्या, ये बोल रहा है। लेकिन सवाल में मैंने चिन्ह को क्यों सर्कल में रखा है, क्योंकि वो कोड हो रहा है, उनका कोड का परिवर्तन करेंगे। देखिए, प्लस का अर्थ गुणा, तो प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, तो 18 गुणा में करेंगे 6, माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस का अर्थ हो गया भाग, गुणा का अर्थ है +2 और भाग का अर्थ है -3, बराबर क्या मिलना चाहिए, 26 मिलना चाहिए। तो देखिए 18 छक्के 108 को 4 से भाग दूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, प्लस का 2 -3 बराबर 26, 28 में 2 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 29 -3 बराबर 26। तो दोनों पक्ष बराबर 26 बराबर 26 कौन से ऑप्शन पर आ रहा है, चिन्ह को परिवर्तन करने के बाद ऑप्शन नंबर ए ही फॉलो कर रहा है। कौन फॉलो कर रहा है, ए। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां तक क्लियर हुआ चीजें, बहुत आसान था, ये कुछ खास नहीं था। आइए अगला सवाल है, आप एक सार्वजनिक उपक्रम में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपका बॉस आता है और दूसरों की मौजूदगी में आपका अपमान करता है। इसके अलावा वह आपसे कनिष्ठ व्यक्ति को आपसे ऊपर पदोन्नत कर देता है, आप क्या कहेंगे। आपके जूनियर को आपसे ऊपर पदोन्नत कर देता है, आप क्या कहेंगे। तो देखिए, पद से त्यागपत्र देंगे, तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ ना ये, ठीक है। सुअवसर मिलने पर प्रतिशोध लेने की कोशिश करेंगे, बदला क्यों लेंगे आप, ठीक है। अपने बॉस से बदला लोगे तो नौकरी से चली जाएगी आपकी, है ना। ये बोल रहा है अपमान करता है बस आपका, तो धैर्य रखेंगे और जब वह शांत हो जाएंगे तो कारण पूछेंगे, प्रबंधन समिति को पूरी घटना बताएंगे। देखिए भाई, जब बुराई करता है तो देखो यहाँ पर नौकरी से निकालने वाली बात नहीं है। एक सार्वजनिक उपक्रम में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में आप कार्यरत है, आपका बॉस आता है और दूसरे की मौजूदगी में आपका अपमान करता है। इसके अलावा वह आपसे कनिष्ठ व्यक्ति को आपसे ऊपर पदोन्नत कर देता है, आप क्या करेंगे। तो भाई क्या ही कर सकते हैं, धैर्य रहेंगे और वह शांत हो जाएंगे तो कारण पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, सटीक कारण जवाब मिलेगा तो कार्रवाई करेंगे, ठीक है। प्रबंधन समिति को पूरी घटना बताएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अभी स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, धैर्य रखेंगे और जब तक वह शांत हो जाएंगे कारण पूछेंगे। मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। आइए चलते हैं अगला सवाल। ये सवाल भी आपको कई बार बताया हूँ, शॉर्ट्स भी इसका बना था आपके लिए, और यहाँ पर देखो सवाल रिपीट भी हो गया इस तरह के सवाल। रूट में 2 है, रूट में 2 है, इसका मतलब है कुछ इस तरह से, क्यूब रूट में 3 है और 4 रूट में क्या है, 4 है। तो हम क्या करते हैं, जब इस तरह के सवाल का जवाब दिया जाना है, बड़े छोटे की पहचान करना है, तो दिए गए सवाल में हम क्या करते हैं जी, इनका रूट वाले नंबर का हम लेते हैं LCM। क्या लेते हैं, LCM। अब ये बताइए 2, 3 और 4 का LCM क्या होगा, तो 2, 3 और 4 का LCM 12 होगा। यही सवाल सेम आपके पेपर, आपको एक सवाल मैंने करवाया है उसमें बताया भी है। तो 2 से डिवाइड करिए 12 को, 2 का पावर 6, 3 से डिवाइड करिए 12 को, 3 का पावर 4, और 4 से डिवाइड करिए 12 को, 4 का पावर 3। जो भी आ रहा है डिवाइड करने पर उसको संख्या के पावर में लगाएंगे। 2 का पावर 6 किसके बराबर, तो 2 का पावर 6 बोलोगे सर। देखिए 2 का पावर 3 8, 8 8 64, 2 का पावर 6 64 के बराबर, 3 का पावर 4 किसके बराबर 81, और 4 का पावर 3 किसके बराबर 64। सवाल ने बोला सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यहाँ से उत्पत्ति हो रहा है 81 का, और 81 की उत्पत्ति हुई है क्यूब रूट 3 से। तो सवाल का जवाब हम क्या दे देंगे जी, क्यूब रूट में 3। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये गलत है ना, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल, आपका वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है और पाई का मान 22/7 लेना है,
तो सवाल पूछ रहा है परिमाप क्या होगा। आप सभी जानते हैं परिमाप, वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है भाई, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r, यही होता है। आप सब जानते हैं वृत्त की परिधि 2 पाई r। r का मान आपको दिया नहीं दिया है, तो आपको पाई r स्क्वायर, यहीं पर सॉल्यूशन कर देता हूं। पाई r स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो r का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, r का मान निकलेगा 7 सेंटीमीटर। पाई का मान रखेंगे 22/7, 22 के पहाड़ा से कट जाएगा तो r का मान आ जाएगा 7 बार में। r का मान आ गया 7, तो वो बोल रहा है परिधि, परिमाप, वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त की परिधि। चलिए भाई वृत्त का परिमाप ही निकाल देते हैं। क्या होता है 2 पाई r, 2 गुणा 22/7 मल्टीप्लाई r का मान 7 आया, 7 से 7 कैंसल, क्या आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। सवाल का जवाब जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दे रखा है। बहुत इजी था, कुछ खास नहीं है। आइए अगला सवाल, ये बढ़िया सवाल था जी। सवाल बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, AB बराबर 6√3। एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज मेरे पास क्या है जी एबीसी है ना। एक त्रिभुज एबीसी है, इस एबीसी में क्या बोला है कि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 और BC बराबर 6। तो ये मैं 12 रख देता हूं, ये मैं 6 रख देता हूं और ये 6√3 रख देता हूं। सवाल बोल रहा है AB का मान है 6√3, तो A, B और C। तो कोण B का मान पूछ रहा है, कोण B कैसा है। कोण B कैसा होगा, देखिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। जब पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो B का मान हो जाएगा समकोण। तो देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, यही होगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग, इतना ही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। AB का मान दिया 6√3, इसका स्क्वायर करेंगे। BC का मान दिया 6 का स्क्वायर होगा और AC का मान अपने को 12 दिया है, 12 का स्क्वायर होगा। तो देखिए 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3, तो 36 दिया कितना होगा 108। 36 दिया कितना हो जाएगा जी 108, प्लस 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144। 108 में 36 जोड़ेंगे 144 बराबर 144। देखिए दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब कोण B जो है वो 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री एंगल वाला होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। आइए अगला सवाल, ये इस टाइप का सवाल बहुत पूछा है आपके पेपर में। PQ वॉलीबॉल और हॉकी में अच्छे हैं। देखिए टेबल के माध्यम से समझते हैं। P देखिएगा इतने में तो दिख जाना चाहिए मेरे ख्याल से। आइए सवाल में बोला है P Q, क्या क्या है जी PQ R S T, इतने ही लोग हैं। ठीक है, जो जो बोला है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहां पर टेबल बनाएंगे और टिक लगाएंगे जहां जहां जो जो कंडीशन बोला है। क्या क्या खेल बताया गया है आपको, इसको एक बार लिख लेना है। तो खेल यहां पर बताया गया है, यह नाम आपका और यह खेल आपका। खेल में क्या क्या बताया गया है देखिए एक बार। खेल में बताया गया है आपको वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल बताया गया है। अच्छा जी, हॉकी बताया गया है। जो जो नाम है कोई दिक्कत नहीं, कहीं सीक्वेंस में लिखे। बेसबॉल बताया गया है, ठीक है, हॉकी फिर बताया गया, फिर वॉलीबॉल, क्रिकेट, क्रिकेट बताया गया है। उसके बाद क्या बताया गया, फुटबॉल। अच्छा जी, ये आपको कंडीशन बताया गया है, इस प्रकार से खेल है। सवाल में बोला है इनमें से कौन सा खिलाड़ी 4 खेलों में अच्छा है। देखते हैं भाई, चलिए। P और Q वॉलीबॉल और हॉकी में अच्छे हैं। P और Q वॉलीबॉल और हॉकी, वॉलीबॉल और हॉकी जो अच्छे हैं उसको टिक लगाइए। R और P बेसबॉल और हॉकी में R और P, R बेसबॉल और हॉकी, P का बेसबॉल और हॉकी, P का बेसबॉल और हॉकी, हॉकी तो ठीक है, बेसबॉल भी बोल रहा है, ठीक है। S और Q वॉलीबॉल और क्रिकेट। एस में आइए, वॉलीबॉल को टिक करिए और क्रिकेट को टिक करिए। क्यू में आइए, वॉलीबॉल को टिक करिए, वॉलीबॉल तो पहले से है, क्रिकेट में आएंगे, ठीक है जी। आर, एस और टी बेसबॉल और फुटबॉल में अच्छे हैं। आर का बेसबॉल, बेसबॉल तो है ही,
फुटबॉल हो जाएगा, बेसबॉल और फुटबॉल आर का, एस का भी बेसबॉल और फुटबॉल, बेसबॉल और फुटबॉल। अच्छा जी, और टी बेसबॉल और फुटबॉल, टी का भी बेसबॉल क्या है, बेसबॉल और फुटबॉल। ठीक है, ये हो गया हमारा कंडीशन जो कि सवाल ने बोला था। अब बोल रहा है इनमें से कौन सा खिलाड़ी 4 खेलों में से अच्छा है। देखो 4 खेलों में कौन अच्छा है, ये एस ही तो है जो 4 खेलों में अच्छा है। ये कौन कौन सा, वॉलीबॉल है, बेसबॉल है, क्रिकेट है और फुटबॉल है। तो एस ही क्या होगा, 4 खेलों में अच्छा होगा। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी को दे देंगे। क्लियर हो रहा है चीजें। आइए अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी आपके पेपर में बहुत अच्छा तरीके से पूछा गया था। अभी शेषफल थ्योरम के माध्यम से इसको हल करने बताए थे, फिर से एक बार आपका शेषफल थ्योरम यहाँ पर लगने वाला है। यदि दोनों बहुभुज इतना और इतना z-3 से डिवाइड होते हैं और पर शेषफल क्या होता है, समान होता है, तो एक मान शेषफल समान होता है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन आपस में क्या होगा, बराबर। तो दोनों इक्वेशन बराबर होगा तो हम भाजक को हम जब शेषफल बराबर क्या मानते हैं, शेषफल जब समान है तो जो भाजक होता है वही हमारा क्या कहलाता है, 0 के बराबर होता है। तो z-3 इक्वल टू क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो z इक्वल टू हमारा हो जाएगा पॉजिटिव का 3। z इक्वल टू 3 रखेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक मान मिसिंग है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर सवाल में az का क्यूब प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 3z है माइनस का 4 है, इक्वल टू में एक इक्वेशन और दिया है z का क्यूब, z का क्या दिया है, क्यूब माइनस 4z प्लस का a, यही दिया है। दोनों पक्ष में शेषफल बराबर है, मतलब दोनों के जो आंसर आएंगे शेषफल वो 0 होंगे। अब दोनों 0 है मतलब दोनों इक्वेशन आपस में बराबर है। और z-3 z से डिवाइड करते हैं तो शेषफल समान आता है, इसका मतलब है z-3 उसका भाजक है। अब भाजक है मतलब भाजक होगा 0 के बराबर, तो z इक्वल टू 3 आ जाएगा। 3 मतलब ये 216, ये हो जाएगा z का क्यूब मतलब 216, 6 का क्यूब, सॉरी 216 नहीं, z का क्यूब, z का मान 3 है तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, 3 चौक 12 प्लस a निकालना है, a z का मान 3 है तो 3 गुणा क्या हो जाएगा पावर में 3, तो 3 तिया 3 का पावर 3 27 होगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 9, 9 चौक क्या हो जाएगा 36 लिखता हूँ डायरेक्ट इसको, ठीक है, और प्लस में 3 तिया 9 माइनस का 4, ठीक है जी। 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 में 4 कम 41, 41 a को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 26a, और 27 में 12 गया तो कितना होगा 15, और इधर से माइनस में क्या हो जाएगा 41, 41 में 15 गया तो क्या बच जाएगा जी 26a और माइनस का 26, तो a बराबर फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो a बराबर माइनस का 1 सवाल में कहाँ पर है, जवाब देखो माइनस का 1 ऑप्शन नंबर a है। इतना ही आसान से आंसर। ये सवाल आपके दो सवाल पूछे गए थे उसमें से। आइए, किसी सामान को एक निश्चित मूल्य पर विक्रय करने पर व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। उसी सामान को दोगुने मूल्य पर बेचने पर, एक बार बेच चुका है उसका दोगुना मूल्य। तो देखिए सीपी में मान लेता हूं 100 है, एसपी फर्स्ट टाइम में एसपी 10% का लाभ मतलब 110 होगा, फर्स्ट टाइम में एसपी मतलब 110 होगा। सवाल ने कहा कि यदि सामान को दोगुने मूल्य पर विक्रय किया, सीपी तो वही है आपका, क्रय तो वही किया है, सीपी जो है वो 100 ही है, लेकिन एसपी क्या किया है दोगुना किया है, इसका दोगुना मतलब वो 120 220 हो जाएगा, ठीक है जी। 220 क्या किया एसपी किया, sp2 कर देता हूं, sp1 है, 2 बार बेचा, खरीदा तो एक ही बार है लेकिन बेचा 2 बार है। तो सवाल बोल रहा है उसे प्रतिशत लाभ कितना होगा, 100 के सामान को 220 में बेचोगे तो कितना परसेंट लाभ, 120% लाभ। 100 से कोई डाटा को देखोगे सीधा सीधा परसेंट में दिखेगा, तो 100 से कितना ज्यादा है 120 ज्यादा है, वही 120% लाभ के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी पर है। बहुत अच्छा से सवाल था ये। आइए, ये है ब्लड रिलेशन का रक्त संबंध। रक्त संबंध बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि आपको बताया भी था कि यहां से सवाल आपके पेपर में आता ही है। पी क्यू की मां है, पी जो है वो क्यू की क्या है जी मां है, ठीक है। आर पी का बेटा है, पी का बेटा कौन है आर, ठीक है जी। ये क्यू की मां है। जनरेशन ऊपर होगा उसको हम ऊपर रखेंगे, जनरेशन नीचे होगा उसको नीचे रखेंगे। साथ ही साथ महिला अगर होगा तो सर्कल और पुरुष होगा तो रेक्टेंगल से या स्क्वायर से शेप में घेर देंगे। आर पी का बेटा है, आर किसका बेटा है, पी का बेटा है। क्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्यों लड़की है कि लड़का ये नहीं मालूम। एस टी का भाई है,
टी का भाई कौन है? एस, और टी क्यू की बेटी है। क्यू की बेटी कौन है? क्यू की बेटी है टी, और एस कौन है? टी का भाई है। एस जो है वो टी का क्या है? भाई है। ये दोनों भाई बहन हो गए, ये इसकी माता या पिता हो गई। सवाल में बोला है एस की दादी है, तो भाई एस की दादी कौन होगी? यही होगी दादी, कौन? पी। तो एस की दादी हो जाएगी हमारी पी। सीधा सीधा दिख रहा हो तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए, सवाल अगला है। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, वर्गमूल घनमूल से लिया गया सवाल। अच्छा सवाल है, थोड़ा लेवल का सवाल था। ए का मान दिया है और बी का मान दिया है, और बी बराबर बोला है 1/a है। इसका मतलब है ए बराबर आपको सवाल में, ए बराबर सवाल में 3 + 2√2 है। तो ए स्क्वायर का मान क्या होगा? निकालो तो ए स्क्वायर का मान मतलब इनमें क्या लग जाएगा जी? स्क्वायर लग जाएगा दोनों पक्ष में, ठीक है ना। तो दोनों पक्ष में स्क्वायर लगेगा तो ये दिखेगा a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6 और 2a और b, ये दिखेगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये टोटल वैल्यू दिखेगा आपको 9 और 8 17 प्लस 12√2, यही दिखेगा ए स्क्वायर का मान। अच्छा, ए स्क्वायर का मान ये दिख रहा है, इसको क्या हम मॉडिफाई करके कुछ बना सकते हैं? तो बोलोगे सर कुछ भी बना सकते हैं। 17 का स्क्वायर, 17 को रूट में बनाएंगे तो 17 का स्क्वायर 289 बनेगा। अच्छा जी, प्लस 12 को भी अंदर ले जाओ तो 12 अंदर जाएगा रूट के अंदर तो 144 बनेगा। तो 144 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये हो जाएगा 288। इसका मतलब है ए स्क्वायर का जो वैल्यू हो रहा है रूट में 289 प्लस 288 होता है। तो जब ए स्क्वायर का वैल्यू ये है तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हो जाएगा रूट में 289 प्लस रूट में 288। ये ए स्क्वायर का वैल्यू है, बीच में प्लस 1/, के साथ है 1/, क्या होगा? रूट में 289 प्लस रूट में 288, यही होगा जी वैल्यू। अच्छा जी, यहाँ पर ये चिन्ह बदल के ऊपर जाता है, नीचे दोनों का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर होगा रूट में 289 प्लस रूट में 288 माइनस, प्लस ही रहेगा, रूट में 289, ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा रूट में 288 अपॉन दोनों का डिफरेंस। तो एक का ही डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट 288 कंप्लीट रूप से कट जाएगा। रूट 289 में रूट 289 जुड़ेगा तो 2 × रूट 289 का मान होता है 17, 17 दूनी क्या हो जाएगा? 34। तो 34 सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? देखो ऑप्शन नंबर बी पर है। क्लियर हुआ? बहुत अच्छा सवाल था। पहले ए का मान दिया है, ए स्क्वायर क्या होगा रूट वाले वैल्यू के साथ फाइंड आउट कर लिया, आसानी से आंसर ले लिया। आइए, ये सवाल आपके पेपर में अच्छे तरीके से पूछा गया था, आसान है। देखिए क्या बोल रहा है, ये जो आपका छायांकित भाग है वो स्टार्टिंग के 5 ईयर है, और जो आपका अंडर शेडो भाग है, छाया रहित भाग है, वो 16 से लेकर 20 तक के डाटा को दिखा रहा है। तो जो छायांकित भाग है वो क्या बता रहा है? छायांकित भाग जो है वो 11 से 15 है ना, 11 से 15, और जो बिना छायांकित भाग है वो 16 से 20 तक के डाटा को बताता है। क्या बोल रहा है भाई? 5 मदों पर खर्च है, प्रत्येक मद के लिए छायांकित धन 5 मद है, तो ये खर्च का दिया है डाटा, ठीक है, 1000 करोड़ रुपए में। सवाल बोल रहा है मद क्यू और टी पर 2011-15 में, तो क्यू और टी पर 11-15 में क्या है? क्यू प्लस टी 11-15 में, और आर का किस में? 16 से 20। ठीक है जी, 2016 से 2020 के बीच आर का मान लेना है, और टी का क्यू और टी का मान 2011 से 2015 के बीच का डाटा देखना है। ठीक है जी, ओके। सवाल ने बोला कि कुल खर्च 1000 करोड़ में कितना होगा, तो क्यू और टी का 2011 से 15 शेडेड भाग को देखेंगे, क्यू का 40 और टी का 25, तो 40 प्लस 25, और आर का 16-15, मतलब वो खाली ब्लैंक को देखेंगे, आर का 30 है, तो ये हो जाएगा आपका 30। तो सबको जोड़ेंगे तो 40 और 30 70 और 20 90 और 5 95, 95 सवाल में कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। बहुत अच्छा सवाल था, इजली तरीके से। आ जाइए, सवाल अगला है हमारा।
चार्ट को वही ले लिया हूं, सवाल को देखिए 43 नीचे लिखा है। मद क्यू का 2016 से 20, क्यू का 2016 से 2020 ये हो गया डाटा, और पी का 2011 से 2015, इनके डाटा को क्या बोल रहे हैं, में खर्च से कितने प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। क्यू का खर्च कितना है भाई 2016 से 20 के बीच, क्यू का खर्च 2016 से 20 के बीच 55 है। ओके ठीक है। हाँ, और क्या बोला जा रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है पी का 11 से 15, पी का 11 से 15, पी का कहाँ है 11 से 15, वो भी क्या है शेडेड हिस्से को देखना है 50। तो यहां से देखा जा रहा है ये कितना ज्यादा है, 5 अधिक है। कितना अधिक है, 5 अधिक है, लेकिन इस अधिक को उन्होंने पूछा है परसेंटेज वैल्यू में, तो प्रतिशत अधिक जो होगा वो क्या निकल कर आएगा, प्रतिशत अधिक 5/50 मल्टीप्लाई 100%, ये हो जाएगा 5 एकम 5 धाम 10 में से 0 0 कट गया, 10% सवाल का जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर है, बी पर दे रखा है। कहां दे रखा है, बी पर दे रखा है। आइए अगला सवाल 44। आइए 44 को देखिए, सभी मदों पर 2016 से 20 पर हुआ खर्च 2011 से 15 पर हुए खर्च से कितना अधिक या कम है। सभी मद पर 2016 से 20 सभी खर्च, अच्छा जी चलिए देखते हैं सभी खर्च कितना हो रहा है। सभी खर्च को अगर जोड़ते हैं तो 16 से 20 बोला है ना, 16 से 20 इसका मतलब है खाली स्थान वाला को देखो, 45 और 55 ये हो जाएगा आपका 100, 100 में 30 जुड़ेगा 130, 130, 160, 165, 165 और 40 205 हजार करोड़। ठीक है, अच्छा 2011 से 2015 के बीच सभी खर्च देखो, 2011 से 2015 के बीच सभी खर्च, 2011 से 2015 के बीच सभी खर्च कितना हो जा रहा है 218। ठीक है भाई, तो देखो सवाल ने क्या बोला है, सभी मदों पर 2016 से 2020 में हुआ कुल खर्च 11 से 15 में हुए खर्च से कितना अधिक है या कम है। किससे, 2011 से 15 में हुए अधिक खर्च से। तो 2011-15 से क्या है, ये कम है। कितना कम है जी, 13,000 करोड़ कम है। कितना कम है, 13 कम है। तो कहाँ है ऑप्शन में 13 कम, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इस तरह से सवाल का जवाब आपका दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल है 45। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। कोई हल नहीं होंगे का क्या है सॉल्यूशन, 2-4 वाला रैखिक समीकरण, बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसको पढ़ाते हैं। 2-4 वाला रैखिक समीकरण में कोई हल नहीं है का सॉल्यूशन क्या होगा, कोई हल नहीं है का कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। ठीक है, 2 इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन आपको 3x + y - 1 इक्वल टू 0 दे रखा है। एक इक्वेशन 2k - 1x प्लस k - 1y माइनस 2k + 1 इक्वल टू 0। ये इधर राइट साइड में दिया, उसको आप इधर पक्षांतर करके 0 बना लीजिएगा, ताकि आपको कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल बराबर दिखे, चिन्ह को बदलने ना पड़े। तो यहां से देखो a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू कितना है 1 और c1 का वैल्यू कितना है -1। a2 का वैल्यू कितना हो रहा है जी 2k - 1। भाई ये पूरा डाटा a2 का होगा, वही अगर b2 का मान होगा तो k - 1 और c2 का जो वैल्यू होगा -2k + 1, ये ब्रैकेट में रहेगा इस तरह से। अब कंडीशन को अप्लाई करना है तो इस वैल्यू में पुटअप करना पड़ेगा। तो a1/a2, भाई k का मान निकालना है, b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 होना चाहिए। तो a1 का वैल्यू कितना है, तो a1 का वैल्यू 3 है, a2 का वैल्यू क्या है, तो a2 का वैल्यू 2k - 1 है बराबर, b1 का वैल्यू कितना है 1 है और b2 का वैल्यू कितना है k - 1 है, बराबर नहीं होना चाहिए। c1 का वैल्यू -1 अपॉन में -2k + 1, ये ब्रैकेट में है। इस तरह से चीजें लिखी गई हैं, तो हम क्या कर देंगे, कंडीशन को अप्लाई करेंगे इस पर। तो देखिए इन दोनों को लेकर हम k का मान निकाल सकते हैं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए बाद में देखा जा सकता है इसको। तो इन दोनों को लेकर हल करिए, तो 3k - 3, 3 एक गुणा होगा, 2k - 1, तो -3 इधर भेज दीजिए तो आ जाएगा 2, और 3 में 2 कम होगा तो आ जाएगा k का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो k का मान क्या आ रहा है 2 आ रहा है।
सेटिस्फाई और करने की जरूरत नहीं, के का मान पूछा था, आ गया 2। चलिए आ जाइए सवाल क्रमांक, एक ऊर्ध्वाधर पेड़ का शीर्ष आंधी में जमीन से 5 मीटर की, देखो एक पेड़ है, कौन सा पेड़ है, खड़ा हुआ, ये जमीन है, ठीक है जी, ये पेड़ है, इस पेड़ को क्या हुआ है, आंधी के कारण ये बीच से क्या हो गया है, टूट गया है, आंधी के कारण ये बीच से क्या हो गया, टूट गया। अब बीच से टूटा है तो कैसे टूटा है, जमीन से 5 मीटर की, जमीन ये जमीन है तो जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर वो टूटा है, ये 5 मीटर है, ठीक है, और टूट के गिरा है, और गिरा है तो जमीन के आधार से 12 मीटर पर जाके ऐसे लटका हुआ है, ऐसे ऐसे जमीन पर टिका हुआ है, तो ये 12 मीटर हो गया आपका, कितना मीटर हो गया जी, ये 12 मीटर हो जाएगा आपका, ओके जी, ये 5 मीटर, ये 12 मीटर, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो 5 12 और क्या लगता है 13 मीटर, तो ये गिरा हुआ हिस्सा जो है वो 13 मीटर का है। जब इसको हम वापस ऐसे खड़ा करेंगे तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, यही तो यहाँ पर गिरा हुआ है हवा के कारण, तो ये 13 है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो पेड़ जो है वो 13 + 5 कितना मीटर का है जी, पेड़ जो है वो 13 + 5 18 मीटर का है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी पर है। तो इस तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन आपके इस सवाल के होंगे। सवाल है, यदि एक निश्चित कोड में ग्लैमर को, चलिए देखते जाते हैं, ऐसे सवाल हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बताए थे और बोले थे कि जब भी ऐसा सवाल आएगा आप अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम डिसाइड करके इस सवाल को बनाएंगे। तो ग्लैमर, GLAMOUR, ग्लैमर को इन्होंने कोड किया है IJCNMW और P। तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम डिसाइड करेंगे तो क्या क्या होगा, जी का क्रमांक कितना होता है 7, एल का 12, ए का 1, 13, 15, 21 और 18, ठीक है जी, आई का 9, 10, 3, 14, 13, 23 और ये हो जाएगा 16। देखिए यहां से देखा जा रहा है कितना वृद्धि हो रहा है, प्लस का 2, फिर सेकंड पद में कितने का वृद्धि हुआ, तो यहाँ सेकंड पद में हुआ है माइनस का 2, फिर थर्ड में क्या हुआ है प्लस का 2, फिर बीचों बीच क्या हो गया प्लस का 1, फिर उसके बाद कितना हुआ माइनस का 2, फिर क्या हुआ प्लस का 2, फिर क्या हुआ माइनस का 2। यही कोड हो रहा है। सेम कोडिंग हम दिए गए सवाल जो मिसरूल में है उसमें लगा के देखेंगे, सेम कंडीशन आएगा। तो टॉपिकल को इसी कंडीशन से हम क्या करेंगे, सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। ऐसे जब 2 बार कोड दिया जाता है फिर तीसरा कोड को पूछा जाता है तो दूसरे कोड को भी आप मेंटेन करिए, यहां पर तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो टी टॉपिकल, तो टी का क्रमांक होता है आपका 20, ओ का 15, आर का 16, आई का 9, सी का आपका होगा 3, ए का होगा 1 और एल का होगा आपका 12। तो पहले में क्या हुआ है +2 बढ़ा, तो +2 बढ़ाओगे आएगा 22, और 22 में कौन है V से शुरुआत तभी हो रहा है, VMR तो सब में दिख रहा है। यहाँ पर 2 क्या होगा कम होगा तो ये हो जाएगा 13, और 13 में आता है M, फिर यहाँ पर 2 ज़्यादा होगा 18, 18 में आएगा आपका R। उसके बाद बीच वाले में क्या हुआ है, बीच वाले में 1 ज़्यादा, तो इसमें 1 ज़्यादा करो, 9 में 1 ज़्यादा 10, और 10 में कौन आएगा J, तो बीच में 10 J कहाँ पर है, VMR, ये N वाला है गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, अच्छा ये गलत नहीं हुआ है, ऑप्शन ए या सी में से कोई एक हो सकता है। आइए देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ जी -2, तो इसमें -2 करेंगे 1 आएगा और 1 पे ए आएगा, फिर +2 करेंगे 3 आएगा, 3 में सी आएगा, और -2 करेंगे आपका क्या आ जाएगा 10, और 10 में कौन आएगा जे। तो देखिए VMRJACJ ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी पर दे रखा है, बढ़िया सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए अगला सवाल है आपका सवाल क्रमांक 49, इसमें लिखा गया है कि एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम। उतना जितना वाला टाइप में ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, क्या करना है आपको, उतना जितना बोला है दोनों को आप जोड़ देना और 2 से भाग दे देना, ठीक है। तो x जो संख्या है वो दोनों को जोड़ देना और किससे भाग दे देना, 2 से भाग दे देना। तो 6 6 12 इकाई अंक में क्या आएगा, इकाई अंक में आएगा 61, ठीक है। 6 6 12 122/2 61 हो जाएगा, और 61 सवाल में ऑप्शन नंबर सी पर दे रखा है। आ जाओ भाई अगला सवाल, यहाँ पर हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन दिस गिवन फिगर, कितने स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3 कर लो ताकि गिनते बनेगा, 1 2 3 1 2 3,
तो यहां पर वर्ग गिनते हैं, तो जब रो इंटू कॉलम होता है तो वर्ग कैसे गिना जाता है, लास्ट को लास्ट से गुणा करते हुए अंदर की ओर आते जाएंगे कम होते हुए। तो 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1। अच्छा, इसके बाद और क्या होगा, प्लस जो बीच में एक्स्ट्रा है उनको जोड़िए। तो बीच में देखिए यहाँ पर 2 दिखा रहा है, इधर 2 दिखा रहा है, तो 2 और 2 4 और जुड़ जाएगा, तो 4 और जुड़ जाएगा। तो यहाँ से 9 4 13 और 1 14 प्लस 4, टोटल मिलाकर वर्ग कितने हैं 18, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, डी पर है। चलिए आइए अगला सवाल आ जाओ जी। एक क्रिकेट मैच श्रृंखलाओं में वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को, ये सवाल तो सबको मालूम है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, न्यूजीलैंड सवाल का जवाब होगा। सबसे ज्यादा हारने वाले देश बोल रहा है, तो यहाँ पर हारने वाला देश न्यूजीलैंड होगा, कुछ ज्यादा कठिन नहीं था, सॉल्यूशन सीधा सीधा दिख रहा है। सोहन 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। देखिए एक पॉइंट बना लेंगे और पॉइंट बनाने के बाद किधर चलवाएंगे, पूर्व की ओर चलवाते हैं इसको, किसको, सोहन को। सवाल में देखो आप लोग को दिख रहा है, आइए देखते हैं भाई। सोहन 10 किलोमीटर कहां चलता है, पूर्व की ओर चला, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, 10 किलोमीटर। उसके बाद बोला इसके बाद वह अपनी दाया ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चल जाता है। दाया मुड़ता है 15 किलोमीटर चलता है, तो 15 किलोमीटर रेशियो से देखेंगे तो 10 से 1.5 गुना का रहेगा। ये 15 किलोमीटर दाया मुड़कर चल गया, 15 किलोमीटर। सवाल ने आगे कहा है पुनः वह अपनी दाई ओर मुड़कर, दाया मुड़ेगा मतलब इधर मुड़ेगा, दाया ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। और आगे बोलता है इसके बाद वह अपनी बाई ओर लेफ्ट मुड़ा, फिर से ये आगे इधर है ना, अब यहां से आने के बाद वो लेफ्ट मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चला। अब सवाल ये पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी किलोमीटर दूरी पर और किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से अगर देखा जाए तो प्रारंभिक स्थान से यहां से देखा जा रहा है तो वो किस दिशा में है, स्ट्रेट दिख रहा है, तो यहां से देखा जा रहा है तो दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा में कितने किलोमीटर, ये तो 15 किलोमीटर हो जाएगा, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर मतलब कुल मिलाकर 35 किलोमीटर डिस्टेंस पर दक्षिण दिशा में है, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर है जी, 35 किलोमीटर दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी पर नजर आ रहा है मुझे तो। क्लियर है, तो इस तरह से सवाल का जवाब आपका दिया जाएगा। आ जाओ जी अगला सवाल। ये सवाल गजब सवाल है, ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। ए की आय, सवाल में बोला है ए की आय बी की आय से कितना ज्यादा है, 25, तो मतलब बी 100 है तो ए जो होगा 125 होगा। ठीक है जी। अच्छा आगे बोलता है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए की आय से कम है कि नहीं, ये देखो पहले, तो कितना कम है, तो कम या अधिक जानने के लिए हम चीजों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 25 कम है, अब वो चाहता है परसेंटेज में कमी को, तो 25 की कमी कितने में है जी, सवाल में 125 में कम है। भाई ए से कितना कम है, जहां का या से बोलेगा कंपैरिजन उसी से करना। ए के साथ बोल रहा है तो ए से क्या हो रहा है, कितना कम है, 25 कम है। मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, 100% परसेंट में कन्वर्जन करने के लिए। 25 से कम 25 पंच 5 से कम 5 20 हम, कितना परसेंट कमी है जी, 20% की कम है वो। क्लियर हुआ। चलिए इसको तो प्रश्न को तो याद करवा देते हैं हम लोग जब पढ़ाते हैं। तो आइए सवाल है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन आपको बताया गया है। क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन आपको बताया गया प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। लेकिन यहां जब वर्ग होगा, वृत्त होगा, समचतुर्भुज होगा, इन सभी के केस में जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है वो 2 बार होता है सेम डाटा, मतलब x का मान भी 25% और y का मान भी प्लस में 25 होगा। तो जो परिवर्तन दिखेगा वो डायरेक्ट कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा आपको। देखो प्लस का 25 प्लस का 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 25/100, सब पॉजिटिव में है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 25 हो जाएगा 50, 50 प्लस हो जाएगा 625 को 100 से भाग दोगे 6.25, तो ये हो जाएगा 56.25%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी पर है। क्लियर है, एकदम आसान। चलिए अगला सवाल है, 5 व्यक्ति ABCDE एक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो सबसे पहले पढ़ता है वह इसे C को देता है। देखो भाई कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्रम है इधर दे रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो सबसे पहले पढ़ता है
वह इसे सी को देता है। अगर यहां मैं प्रथम वहां से स्टार्ट करूं, प्रथम और ये अंतिम, तो सबसे पहले जो भी पढ़ा है वो सी को दिया, मतलब सी यहां पर बैठेगा, सेकंड नंबर पत्र पढ़ने वाले। जो सबसे बाद में पढ़ता है उसने ए से लिया, मतलब सबसे लास्ट में जो पढ़ा है वो ए से लिया है, ठीक है। ई पढ़ने वाला पहला या आखिरी नहीं है, अरे ई पहले और आखिरी नहीं है तो ई बीच में होगा, और क्या दिक्कत है। बोल रहा है बी और ए के बीच दो पाठक थे, बी और ए के बीच, इधर है क्या बी और ए के बीच कोई पाठक नहीं, बी और ए के बीच दो पाठक, मतलब बी यहाँ आएगा। एक नाम का जिक्र सवाल ने किया ही नहीं होगा, उस सवाल में नाम है डी। और सवाल बोल रहा है बी ने समाचार पत्र किसको दिया, तो बी ने समाचार पत्र किसको दिया है मेरे प्यारे साथियों, बी ने समाचार पत्र जो है वो सी को दिया है। किसको दिया है जी, बी ने समाचार पत्र जो है वो सी को दिया है। क्लियर हो गया। आइए अगला सवाल, यदि किस ए बी सी शून्योत्तर है, शून्योत्तर मतलब क्या है, शून्येतर, शून्येतर का मतलब नॉन जीरो, तो और ए प्लस बी प्लस सी बराबर बताया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर बताया है जीरो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या बताया है जीरो। लेकिन ए बी सी का मान शून्य नहीं लेना है, तो ए का मान एक, भाई शून्य नहीं लेना है तो ए का मान एक, बी का मान एक और सी का मान -2 तो ले ही सकते हैं। ए का मान एक, बी का मान एक और सी का मान -2 ले सकते हैं, ताकि सबको जोड़ने पर जीरो आ जाए। बिल्कुल सही है। तो बोलोगे सर ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का मान ज्ञात करिए। तो सभी का एलसीएम ले लो आप, ए बी सी आ जाएगा। सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी सी। बी सी से डिवाइड करोगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, यही आएगा। अब देखो ए बी सी का वैल्यू जो है वो ए बी और सी का जो वैल्यू है उसको रख दो नीचे में। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -2, तीनों को गुणा करूंगा तो -2 निकलेगा नीचे। अच्छा ए का वर्ग, ए का क्यूब 1, बी का क्यूब भी 1 और सी का क्यूब -8 होगा, यही होगा। ठीक है, -8 में 2 घट जाएगा तो -6 बटे में -2, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा सवाल का जवाब 3, जो कि आंसर नंबर आपके कहां पर है जी, ऑप्शन नंबर सी पर दे रखा है। इतना इजी तरीके से सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, ये तो सब जानते हैं, कैसे गिनते हैं, 1 2 3, 1 2 और 3, अभी तो गिन के बताया। 3 को 3 से गुणा करिए, 2 को 2 से गुणा करिए और 1 को 1 से गुणा करके जोड़ दीजिए। तो 3 तिया 9, 3 2 दूनी 4 और 3 1 1 कम 1, 9 4 13 और 1 14। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आसान था ये। आ जाइए, सवाल अगला है हमारा। सवाल गजब है। सवाल हमारा अगला है, बोल रहा है कि भाई ए बी सी डी ई और एफ चचेरे भाई हैं। कोई भी 2 चचेरे भाई एक ही उम्र के नहीं हैं। नाम है ए बी, अच्छा नाम से क्या मतलब, अपने को सबको उनके उम्र के हिसाब से बैठाना है। 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं, 6 स्थान हमने रख दिया। किंतु सभी का जन्म एक ही माह की एक ही दिनांक को पड़ता है। ठीक है, सबसे छोटा 17 वर्ष का है, ये 17 वर्ष का है, ओके जी। और सबसे बड़ा ई जो है सबसे बड़ा है, 22 वर्ष का है। अच्छा जी, ठीक है। एफ उम्र में डी और बी के बीच कहीं पर है। एफ जो है बी और डी के बीच में कहीं पर है, ठीक बीच में नहीं बोला है, कहीं पर एक बीच में है, लेकिन बी नहीं के बीच में रहेगा। ए उम्र में बी से बड़ा है, ए जो है वो बी से क्या है जी, बड़ा है, ओके। सी उम्र में डी से बड़ा है, सी उम्र में किससे बड़ा है, डी से बड़ा है। ए 1 वर्ष सी से बड़ा है, ए जो है वो सी से 1 वर्ष बड़ा है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर मैं देखो जमाना चाहूंगा तो ए बी एफ और डी 4 स्थान लेंगे इन लोग, ठीक है ना। अब 4 स्थान मेरे पास क्या है, ये 4 स्थान नीचे से ऊपर की ओर है। तो यहां से अगर मैं डी को लेता हूं और सवाल में बोला है कि सी से 1 साल बड़ा कौन है, ए है, तो सी अगर यहां लूंगा तो ए को यहां लेना पड़ेगा, ठीक है जी। अब ए को यहां लेना पड़ा तो बी यहां होगा और डी यहां होगा। अब बीच में कौन होगा, एफ, बीच में कौन होगा जी, एफ। सवाल ने बोला है कि ये सवाल बोला देखो, सी उम्र में डी से बड़ा है और ए 1 वर्ष सी से बड़ा है, मतलब ये जो वर्ष का बन रहा है ना 17, ये 18 बनेगा ऑप्शन के हिसाब से, ये 19 बनेगा, है ना।
ये 20 वर्ष वाला बनेगा, ये 21 वर्ष वाला बनेगा। तो सी अगर 20 वर्ष का है तो ए जो है वो 1 साल बड़ा होगा, 21 साल का। ठीक है, एफ और डी के बीच में कहीं पर एक जन एफ जो है जो कि बैठा हुआ है। ठीक है, देखो ये कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए, अगर मैं सी को कहीं पर भी यहां पर बैठा हूं तो वो ए से छोटा हो जाएगा कि नहीं, सवाल ने बोला है, और ए से छोटा है लेकिन वो ठीक 1 साल ही छोटा है, इसीलिए मुझे ए के करीब में इसको रखना पड़ा। क्योंकि सवाल में बी से बड़ा ए को बताया है, इसका मतलब है ए जो है वो सेकंड टॉप में रहेगा, सी जो है वो थर्ड टॉप में रहेगा। अब सवाल बोल रहा है कि भैया मुझे क्या निकाल के दो, सवाल बोल रहा है कि तब ऑप्शन में खोज के देना है। डी 20 वर्ष का है, डी कितने हैं 17 वर्ष का, गलत हो जाएगा। एफ 18 वर्ष का है, एफ 18 वर्ष का, जी बिल्कुल एफ 18 वर्ष का, एफ 19, एफ 20, तो 18 वर्ष का है एफ। देखिए एफ 18 वर्ष का आंसर। अगला सवाल है हमारा, अगला ये सवाल भी गजब का सवाल है। 4 पैसे 1 रुपए का कितने परसेंट है, बहुत इजीली है। 4 पैसे 1 रुपए का कितने परसेंट, तो x परसेंट है। 4 पैसा 1 रुपए मतलब 100 पैसा कितने परसेंट है, सीधा सीधा सवाल का जवाब 4% है, क्योंकि दोनों को पैसे में रखेंगे। ये 4 पैसा है, ये 1 रुपए मतलब 100 पैसा है, तो 4% सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हुआ। आइए अगला सवाल। श्रेणी ये दिया है कि कितने पदों का योग 78 होगा। हमको मालूम है कि एस एन बराबर क्या होता है, टोटल सम बराबर एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसीलिए ऑप्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। इस वजह से सवाल जो है वो आपको 2 चीजों को निहित करके दे रहा है। तो एस एन 78 होना चाहिए, योग कितना होना चाहिए भाई 78, तो ये हो गया 78। एन का मान मालूम नहीं है, इसी को निकालना है। 2 ए का मान कितना है, पहला पद ही ए का मान होता है 24 दे रखा है, प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान कितना है कम हो रहा है मतलब माइनस का 3 है। ये हम हल करेंगे तो 78 दूनी कितना हो जाएगा 156 बराबर n, ये जाएगा 24 दूनी 48 प्लस अच्छा माइनस हो जाएगा, सीधा गुणा कर रहा हूँ, -3n प्लस और माइनस -3n माइनस माइनस प्लस 3, तो 48 में प्लस 3 कितना हो जाएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर बराबर 156। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन बनता है यहाँ पर, इसीलिए सवाल का जवाब जो है आपको लेना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से। तो 3 के पहाड़ा से तो सब कट रहा है, काट लीजिए, 3 एक कम 3, 3 17 51 और 3 पंचे 3 दूनी, तो ये हो जाएगा 52 बराबर 17n माइनस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस 17n, इसको पक्षांतर कर देना है, प्लस 52 बराबर 0। अब 17 को 2 हिस्से में तोड़ो कि गुणा करने पर प्लस का 52 है, तो 17 जो टूटेगा जो है वो होगा 13 और 4 में, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 52 है, तो 13 और 4 सवाल का जवाब। सवाल है अगला, तांबे के छड़ जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर लंबाई की है, 18 मीटर लंबा एक तार, एक समान मोटाई का तार बनाया जाता है, तब तार की मोटाई ज्ञात करिए। चलिए भाई तार की मोटाई ज्ञात करना है। अच्छा यहाँ पर तार और छड़ है, तो दोनों क्या है, बेलन है। बेलन का क्या बनेगा, क्षेत्रफल, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बेलन का आयतन बनेगा पाई r स्क्वायर h, ये 1 होगा, पाई r2 स्क्वायर h2, क्योंकि तार और बेलन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रेडियस वगैरह सब अलग अलग होगा ना भाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। चलिए ये हो गया तार का केस, ये हम ले लेते हैं तार को 1 वाला, और ये लेते हैं हम छड़, पहले ले लेते हैं छड़ को फिर तार ले लेंगे, ये छड़ ले लेते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा तार। ये बताइए R1 छड़ तांबा, छड़ है, छड़ का व्यास है 1 मतलब रेडियस आधा होगा, आधा को 2 बार गुणा करेंगे। ओके जी, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है भाई, R2 का वैल्यू इसी को पूछा है, मोटाई मतलब डायमीटर निकालना है, R का मान निकलेगा तो डायमीटर निकल जाएगा। ठीक है, H2 का वैल्यू क्या होगा, H2 का जो वैल्यू होगा तार की जो मोटाई है, तो देखिए H2 मतलब तार की जो लंबाई है वो 18 मीटर की है। कितने मीटर की है, 18 मीटर की। अब देखिए जी यहाँ पर ये सेंटीमीटर ये मीटर, तो इसको भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए
4 दूनी 8, 2 के पहाड़ा से 9 बार में, ठीक है। तो ये R2 का होल स्क्वायर बराबर 1/900, यही होगा। तो R2 का जो मान निकलेगा वो 1/30 निकलेगा। अब ये रेडियस है उसकी, तार की वो मोटाई पूछ रहा है, तो तार की जो मोटाई होगी मतलब उसकी डायामीटर को हम मोटाई कहते हैं। तार की जो मोटाई होगी उसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर। बोला है ना तार, ठीक है। तो तार की जो मोटाई होगी वो हमारा डायामीटर कहलाएगा, और डायामीटर होगा D2। D2 का जो मान होगा वो होगा त्रिज्या का 2 गुना। तो 2 × 1/30 करूंगा तो सवाल का जवाब 1/15 सेंटीमीटर आएगा। तो 1/15 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी पर होगा, जो कि आंसर 1/15 सेंटीमीटर, क्योंकि मोटाई बोल रहा है, एक समान मोटाई का तार बनाया जाता है। हम आर को रेडियस है, वो उसकी मोटाई नहीं है, मोटाई मतलब वो उसकी डायमीटर कहलाएगी, ठीक है। आइए चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 4 नगर है X, Y, Z और W नीचे दिए गए अनुसार परिवहन के विभिन्न मार्गों का साधन जोड़ते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, X और Y नौका और बस दोनों द्वारा, देखिए बना देता हूं X और Y, नाव और बोट, बस, ठीक है, नाव और बस। Y से W जाता हूं केवल विमान द्वारा, ओके जी। और Z, Y से अगर Z जाना है तो विमान और बस द्वारा, तो विमान और बस द्वारा Y से कहाँ जाएंगे, Z जाएंगे। और सवाल बोल रहा है X से W केवल बस द्वारा, X से W केवल किसके द्वारा, बस द्वारा जाते हैं, ओके जी। और सवाल ने आगे बोला है X और Z केवल रेल द्वारा, X से Z कैसे जा रहे हैं, केवल रेल से जा रहे हैं, रेल द्वारा जा रहे हैं। सवाल ने क्या पूछा है कि Y से W तक कौन सा संभव मार्ग होगा ताकि कम से कम 3 अलग अलग प्रणाली का उपयोग हो सके। Y से कहाँ जाना है, W पर, तो Y से W पर अगर डायरेक्ट जाता हूं तो विमान आ जाता है, लेकिन Y से मैं Z आऊंगा, Z से X आऊंगा और X से W पर आऊंगा, तो मेरा जो क्रम है वो कम से कम 3 विमान का प्रयोग करके बन जाएगा। तो मैं Y से कहां पर आया, Z पर, Z से कहां गया X, और X से कहां पर गया W। ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, विमान, नाव और बस। तो ये Y से Z, Z से X, X से Y और Y से Z, ऐसा दिया है क्या, मतलब ये भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक ये फिर X तक, X से ये फिर Y से, ऐसे करते हुए, लेकिन नहीं दिया है। तो ये Y Z X W ऑप्शन में है क्या, Y Z X W, Y Z X W ऑप्शन नंबर बी पर है, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये सवाल बढ़िया सवाल था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है। ये बोला है कि A अपॉन बी इक्वल टू C अपॉन डी है, इक्वल टू K मान लेते हैं। तो A बराबर क्या होगा B के, और B बराबर क्या होगा, सॉरी C बराबर क्या होगा जी, D के, यही होगा। अच्छा जी, सवाल ने आपको ये पूछा है कि A² माइनस C² अपॉन B² माइनस D² का वैल्यू क्या होगा। तो A का वैल्यू पता है, C का वैल्यू पता है, और कुछ का वैल्यू पता है क्या, जी नहीं। A बराबर B के, C बराबर D के। अच्छा चलिए देखते हैं क्या हो सकता है आंसर। देखिए यहां पर क्या होगा, A का वैल्यू B के है, तो B के का स्क्वायर, ओके जी, माइनस D के का स्क्वायर, ओके, अपॉन B का वैल्यू, तो B तो B ही है, D तो D ही है, उसको रहने देंगे, एक साइड को चेंज करते हैं दूसरा को नहीं। तो ये दिखाएगा B² K² माइनस D² K², यही दिखाएगा ना, ओके। तो देखिए यहां से नीचे क्या दिखाएगा, B² माइनस D², ओके। अच्छा जी, तो यहां से देखिए K² कॉमन हो जाएगा और बाकी जो बचेगा B² माइनस D² अपॉन B² माइनस D² कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए सवाल में K² का वैल्यू मिला इसको सॉल्व करने पर। अब K² मिला है तो K का मान
अगर मैं देखूं k इंटू के करूं तो k का मान 1/b है और k का मान c/d है। तो यहां से AC अपॉन क्या मिल सकता है, BD। क्या AC अपॉन BD ऑप्शन में है? AC अपॉन BD, क्योंकि यही एक कंडीशन बन रहा है, यही एक कंडीशन बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर दे रखा है जी, ऑप्शन नंबर C पर दे रखा है, AC अपॉन BD। और कोई कंडीशन नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि k का मान जो है वो क्या है, k का मान आपका AB इक्वल टू CD है ना। तो 2 बार k का मल्टीप्लाई करूंगा, AB अपॉन CD करूंगा मल्टीप्लाई में, तो AC और अंश का अंश हर से गुणा। चलिए आंसर अगला 65। 2 लड़कों की आयु का जो डिफरेंस है वो 20 साल का है। ठीक है भाई, एट प्रेजेंट 20 साल का डिफरेंस है। ओके, ध्यान रखिएगा। और 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु के 5 गुनी थी। ये बड़ा है और ये छोटा है। बड़ा लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु के 5 गुनी, 1:5। ये बताइए, वो 5 साल पहले हो चाहे 10 साल बाद हो, अंतर तो वही होगा जो अभी वर्तमान में है। इसी बात को ध्यान रखना है। तो ये 5x का है और ये x का है। छोटा वाला x का है तो बड़ा वाला 5x का है। दोनों में डिफरेंस कितने साल का है, तो बोलोगे सर 4x का है। और 4x जो है वो कितना है, 20 वर्ष के बराबर। दोनों का डिफरेंस 20 है, तो x बराबर कितना हो गया, 5। 4 पंचे 20। इसका मतलब है बड़ा वाला जो है 5 पंचे 25 वर्ष का, वो 5 साल पहले था, और छोटा वाला जो है वो 5 वर्ष का है। कब, 5 वर्ष पूर्व, क्योंकि हम आंकड़ा 5 वर्ष पूर्व में चल रहे हैं ना। डिफरेंस वर्तमान वाला हो चाहे 5 साल पहले वाला हो, क्योंकि 2 धरती में आ गए हैं, उनका डिफरेंस इक्वल होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये 25 साल और ये 5 साल कब की बात है, 5 साल पहले की बात है। सवाल में क्या बोला है, उनकी वर्तमान आयु। भाई 5 साल पहले 25 साल का था बड़ा वाला, 5 साल बाद 30 साल का हो जाएगा। तो इनके वर्तमान के बारे में बात हो रहा है। वर्तमान में बड़ा जो होगा 25 प्लस क्या हो जाएगा, 5, 30 साल का। और छोटा जो है 5 साल का है, 5 साल बाद बेचारा 10 साल का हो जाएगा। तो 30 और 10 का जो कॉम्बिनेशन होगा, सवाल का जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दे रखा है। क्लियर है सभी को? आइए अगला सवाल देखिए। पाई चार्ट बार चार्ट से सवाल दिया गया है, बेहतरीन सवाल है पाई चार्ट से। बहुत इजी सवाल था। सवाल में दिया गया है डाटा क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। यहाँ पर फुटबॉल का आंकड़ा दे रखा है आपको 9,000 है। फुटबॉल में कितना व्यय होता है, 9,000। और फुटबॉल का व्यय वाला डिग्री दिया है 45। तो 45 डिग्री जो है, 45 डिग्री जो है वो 9,000 है। इसका मतलब है 1 डिग्री जो है वो 200 है। यहाँ तक क्लियर हो? अब देखो आसान है बहुत। 1 डिग्री 200 बन रहा है। हॉकी पर फुटबॉल से कितना अधिक व्यय हुआ, हॉकी का कितना है, हॉकी माइनस फुटबॉल। तो हॉकी में है 100 डिग्री और फुटबॉल में है 45। कितना डिग्री अधिक है, तो ये बोलोगे सर 55 डिग्री अधिक है। और 1 डिग्री का वैल्यू कितना है, 200। तो 55 मल्टीप्लाई 200, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 11,000 रुपए। तो 11,000 रुपए ऑप्शन में कहां पर है, ए पर है। बहुत इसी है। 1 डिग्री बराबर 200, डाटा याद रखना। अगला सवाल को देखना है इसी में। अगला सवाल है हमारा, सभी खेलों पर हुआ कुल व्यय। भैया कुल मेरे पास डाटा जो है 360 डिग्री है। 1 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना है, 200 है। तो कुल जो होगा 360 मल्टीप्लाई 200, 26 दूनी 72,000 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर ही दे रखा है। इजी है बहुत, एकदम आसान। अगला सवाल, इसका तीसरा सवाल है, क्रिकेट पर हुआ व्यय। भाई देखो 1 डिग्री बराबर कितना है, 200 है, क्योंकि फुटबॉल का दे रखा था 9,000, वहां से निकला है 1 डिग्री बराबर 200। तो बोल रहा है क्रिकेट पर 160 है। क्रिकेट पर 160 डिग्री का है और 160 डिग्री है, इसका मतलब है 160 मल्टीप्लाई 200, 16 दूनी 32 और 000 पीछे। तो सवाल में क्या आ जाएगा, 32,000 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? एकदम आसान से। चलिए बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा है। लास्ट सवाल है आज के सेशन का। 5 लोगों के समूह में KLM महत्वाकांक्षी है। 5 लोगों का समूह है। चलिए देखते हैं धीरे धीरे। लास्ट सवाल है, ध्यान से समझिएगा। KLM N, अच्छा नाम अलग अलग है, KLM और N और R दिया है। चलिए ये 5 लोगों का क्या बन गया, समूह बन गया।
अच्छा जी, सवाल ने कहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या क्या डाटा दिए रखा है। ऐसे ही बनाएंगे, बहुत जल्दी से बनता है सवाल। सवाल ने बोला है कि महत्वाकांक्षी है, चलिए भाई सवाल आपका वेन डायग्राम का है, आजकल इस टाइप का भी पूछ रहा है, बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को पढ़ेंगे, आंसर देंगे। के एल और एम महत्वाकांक्षी है। के एल और एम क्या है जी? महत्वाकांक्षी है। के एल और एम महत्वाकांक्षी है। जो भी समूह में रहेगा उसको टिक लगा दीजिएगा। के एल एम महत्वाकांक्षी, एम एन और आर ईमानदार है। एम एन और आर ईमानदार है, ठीक है जी। एल एम और एन बुद्धिमान है। एल जो है बुद्धिमान है, एम जो है बुद्धिमान है और एन बुद्धिमान है, ठीक है। के एन और आर मेहनती है। के मेहनती है, एन मेहनती है और आर मेहनती है। अब सवाल क्या पूछ रहा है देखो, समूह में से ना तो मेहनती और ना ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति, ना तो मेहनती होना चाहिए। मेहनती कौन कौन है? के, आर और एन। के, आर और एन ये डाटा में नहीं लिया जाएगा सॉल्यूशन के लिए, ठीक है जी। अच्छा, ना तो मेहनती ना तो महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी कौन कौन है? ये है, ये है। ना तो मेहनती ना तो महत्वाकांक्षी, तो देखो कोई नहीं मिला, समूह में कोई नहीं है। सवाल का जवाब क्या देंगे? समूह में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सवाल पूछ रहा है। तो इस तरह से साथियों हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन सीजीपीएससी सी सेट 2024 जिसका एग्जाम 9 फरवरी 2025 को हुआ है उसका कंप्लीट होता है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करते रहिए। चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।